Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new chapter, that is nationalism in India. And before that, if you people have any queries, you can connect me on Telegram. I'm on Instagram as well. And if you people like my videos, do like, share and subscribe my channel. Now let's start with the chapter nationalism in India. ये नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो नेशनलिज्म की जो भावना है, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, ये हर जगह पे स्प्रेड हो रहा था। लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पता चल रहा था कि जो राजा का जो रिजिड स्ट्रक्चर है, राजा का या मोनार्की का जो रिजिड स्ट्रक्चर है, उसको चेंज किया जा सकता है। और नेशनलिज्म इन यूरोप में नए नए कंसेप्ट्स आ रहे थे सामने, लोगों के सामने नए नए कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जैसे कि फैटर्निटी क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, राइट, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्या होता है, और लोगों को फ्रीडम का मतलब पता चलने लग गया, लोग डेमोक्रेसी की डिमांड करने लग गए। ठीक है, अभी यूरोप में जो नेशनलिज्म हो रहा था वो फ्रीडम के लिए हो रहा था, राजा से फ्रीडम उनको चाहिए था, राइट। अब ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट अभी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है। ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट अभी सब पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो कंट्रीज होते हैं वो अलग अलग अपने हिसाब से नेशनलिज्म का कंसेप्ट को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया, पर इंडिया में जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है ये किस चीज के लिए यूज होगा? टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब ये जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है इंडिया में टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स यूज होगा, और इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स अब यही नेशनलिज्म के कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे, और अपना जो उनका जो इंडिपेंडेंस का जो एक्ट, इंडिपेंडेंस का जो पॉइंट होगा वो उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1914 की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस सेटअप हो रही थी। न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन मतलब हर एक कंट्री का एक नया इकोनॉमिक सेटअप हो रहा था, नया पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे थे, राइट। अभी क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे? पहला तो कंट्रीज का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, क्योंकि वॉर का टाइम था, राइट। अभी वॉर के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है? डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, आर्म्स एम्यूनेशंस परचेस करने पड़ते हैं, आर्मी पे खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या हो रहा था, जो डिफेंस का जो खर्चा है वो बढ़ रहा था, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जो बाकी के जो चीजों पे खर्चा जैसे होता है, एजुकेशन पे होता है, हेल्थ केयर पे होता है, वो कम हो रहा था, राइट। अभी अगर डिफेंस का खर्चा बढ़ाना है तो पैसे, गवर्नमेंट को पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट कैसे पैसे जमा करेगा? टैक्सेस से। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के टैक्सेस दिए, एक तो कस्टम ड्यूटी है, राइट, और एक इनकम टैक्स है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, कस्टम ड्यूटी मतलब एक ऐसा टैक्स होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के बाहर से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है और वो इंडिया में आ रही है, तो इंडिया में उसको टैक्स इंपोज किया जाता है, उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है, राइट। मतलब इंडिया के भी जो गुड्स है वो इंडिया से अगर बाहर जाएंगे तो इंडिया वो गुड्स पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको कस्टम ड्यूटी बोलेंगे, राइट। उसके बाद है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इनकम ऑफ अ पर्सन पे लगाया जाता है, इनकम ऑफ अ पर्सन पे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है वो एक साल में अगर 10 लाख कमा रहा है, तो 10 लाख पे सर्टन परसेंटेज जिसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, उसको इनकम टैक्स बोला जाता है। तो अभी ये जो वॉर की कंडीशंस है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसको फंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात समझ रही है सबको? ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। अभी आर्मी है, वॉर चलाना है, वॉर चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली मेन। तो मेन का फोर्सफुल रिक्रूटमेंट हो रहा था वॉर में। ठीक है, अब द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स डबल ड्यूरिंग 1930s एंड 1980s। इसका मतलब क्या है? जितने भी फूड ग्रेन्स थे मार्केट में, जितने भी फूड ग्रेन्स थे मार्केट में, वो किसको सप्लाई हो रहे थे? वो आर्मी को सप्लाई हो रहे थे, सोल्जर्स के लिए जा रहे थे, क्योंकि सोल्जर्स वॉर पे थे तो उनको खाने की तो जरूरत पड़ेगी। तो मार्केट में जितना भी फूड ग्रेन्स होता था वो सोल्जर्स को सप्लाई किया जाता था। इसकी वजह से क्या हो रहा था? मार्केट में फूड शॉर्टेज हो जाता था। क्या हो जाता था? मार्केट में फूड शॉर्टेज, जिसके वजह से क्या हो जाता था? फूड शॉर्टेज। अगर किसी भी चीज का शॉर्टेज हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है? जो प्राइजेस हो जाती है, प्राइजेस बढ़ जाती है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स डबल्ड। इसकी वजह से जो प्राइजेस है वो डबल हो गए, क्योंकि जितने भी फूड ग्रेन्स है मार्केट में वो किसको जा रहे हैं? वो सोल्जर्स को भेजे जा रहे हैं, इसलिए मार्केट में है जो प्राइजेस उसके बढ़ रहे हैं। इन 1980s एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इसके ऊपर क्या हो जाता है? इंडिया में क्रॉप्स फेलियर हो जाता है। क्यों क्रॉप्स फेलियर हो जाता है? ड्रोट्स कंडीशन की वजह से, बारिश अच्छी नहीं होती इसकी वजह से, और उसकी वजह से जो शॉर्टेज है, फूड का शॉर्टेज हो जाता है। और फूड का शॉर्टेज जब हो जाता है तो आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अभी इसके ऊपर इंडिया में क्या हो रहा है? ये फेमाइन की कंडीशन हो रही है। फेमाइन और एपिडेमिक दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फेमाइन मतलब ड्रॉट कंडीशन होती है, इंडिया में सूखा पड़ता है। सूखा पड़ता है मतलब कि बारिश नहीं होती, उसकी वजह से क्रॉप फेल हो जाते हैं। ठीक है, और एपिडेमिक मतलब डिजीज होता है। ठीक है,
कोविड-19 इज अ डिजीज, तो वो टाइम पे कोविड-19 तो नहीं था, वो टाइम पे प्लेग नाम का डिजीज होता है, द प्लेग विच इज कॉज्ड बाय रैट्स। तो ये डिजीज भी आ गया था इंडिया में, फेमाइन भी चल रहा था, जिसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो उसके हिसाब से 12 से 13 मिलियन लोगों की डेथ हो गई फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से इंडिया में। अभी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ पे इंडिया को बचाने के लिए कौन आ जाता है? ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में इंडिया में आ जाते हैं महात्मा गांधी जी। अभी जो महात्मा गांधी जी है ये इंडिया में आते हैं 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी जब वो इंडिया में आते हैं तो उनका एज होता है 47। एट द एज ऑफ 47 महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे? महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में ये जो सत्याग्रह नाम का जो कंसेप्ट है उसको इन्वेंट कर रहे होते। इन्वेंट मतलब उसको प्रैक्टिस कर रहे होते कि सत्याग्रह कैसे करना चाहिए। ये सत्याग्रह का जो कंसेप्ट है महात्मा गांधी जी ने इन्वेंट किया है कि कैसे आपको ऑपरेसर से फाइट करना चाहिए, ठीक है। अभी सत्याग्रह का मतलब देखते हैं। सत्याग्रह मीन्स इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। मतलब महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि इफ योर कॉज इज ट्रू, आपका अगर इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इफ योर कॉज इज ट्रू, तो आपको आपके ऑपरेसर से फाइट करने के लिए वायलेंस की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज नॉन वायलेंस ऑल्सो, राइट। मतलब आप उसके कॉन्शियस को, उसके माइंडसेट को आप समझा सकते हो और उसकी माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। मतलब आपको वायलेंस यूज नहीं करना है, यू कैन यूज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस से भी चीजें बन सकती है। ऐसा किसका मानना था? महात्मा गांधी जी का मानना था। यह है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह। अभी महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो महात्मा गांधी जी ने 1 साल तक पूरे इंडिया का टूर किया कि इंडिया में कैसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, इंडिया में कास्टिज्म कैसा है, इंडिया में ब्रिटिशर्स का कौन से एरियाज में इन्फ्लुएंस ज्यादा है, कौन से एरिया, कौन से प्रोविंसेस में जो प्रिंसली स्टेट है कौन सा राजा वहां पे ऑपरेट कर रहा है और इंडिया के प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये प्रॉब्लम्स देखें, महात्मा गांधी जी ने 1 साल तक पूरे इंडिया का सर्वे किया। फिर इंडिया का 1 साल सर्वे होने के बाद उन्होंने अपने सत्याग्रह चालू किए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के 3 सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ये 3 सत्याग्रह इन डिटेल नहीं दिए, मैं एक डिटेल आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बाकी सोर्सेस से मैंने ये डिटेल्स लिए। तो पहला सत्याग्रह है चंपारण। चंपारण जो है ये बिहार में है। ये सत्याग्रह हुआ था 1960s में। 1916 में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 1917 दिया है, पर बहुत सारे सोर्सेस में जो बुक्स है, हिस्ट्री के बुक्स है, उसमें 1917 दिया है, ठीक है। तो अभी इशू क्या हो जाता है चंपारण में? चंपारण में इशू है 3 कटिया सिस्टम। 3 कटिया सिस्टम ये एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? लैंड मेजरमेंट सिस्टम। लैंड मेजरमेंट सिस्टम 3 कटिया का मतलब होता है 3/28 पार्ट ऑफ द लैंड। 3/28 पार्ट ऑफ द लैंड। अभी यहाँ पे ये 3 कटिया सिस्टम ये प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? यहाँ पे ध्यान दो। 3 कटिया सिस्टम मतलब ब्रिटिशर्स या यूरोपियन प्लांटर्स ने इंपोज किया होता है इंडियन फार्मर्स पे कि आपको कंपलसरी 3/28 पार्ट ऑफ लैंड पे क्या ग्रो करना है? इंडिगो ग्रो करना है, ठीक है। इंडिगो जिसका डाई बनाया जाता था, ठीक है। अभी यहाँ पे इंडियन फार्मर्स को कंपलसरी तो कर दिया कि 3/28 पार्ट पे तुमको इंडिगो ग्रो करना है, ठीक है। पर यहाँ पे 1915 में इसके बैकग्राउंड में क्या हो जाता है? जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई का इन्वेंशन हो जाता है। आर्टिफिशियल डाई मतलब ये ऐसा डाई होता है जो केमिकल से बनाया जाता है और वो एज कंपेयर टू इंडिगो बहुत ज्यादा सस्ता होता है, चीप, ठीक है। तो अभी जब यूरोपियन प्लांटर्स को इतना चीपली केमिकल से बना हुआ अगर आर्टिफिशियल डाई जर्मनी से मिल रहा है तो वो इंडियन फार्मर्स से इंडिगो परचेस करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंडिगो ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल डाई। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कौन से 2 लोगों के बीच में? एक तो यूरोपियन प्लांटर्स जो ज्यादा पावरफुल है, जिनके हाथ में खुद गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें ब्रिटिशर्स आते हैं, और इंडियन फार्मर्स जो बहुत ज्यादा गरीब है और उनके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये दो लोगों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो राजकुमार शुक्ला जी है, यहाँ पे उनका फोटो दिया हुआ है, राजकुमार शुक्ला, ये इस इंसिडेंस में महात्मा गांधी जी को इन्वाइट करते कि ये प्रॉब्लम है, आप महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी महात्मा गांधी जी इंप्रेसेस पीपल बाय डिफाइंग ऑर्डर्स ऑफ द कमिश्नर। अभी जब महात्मा गांधी जी यहाँ पे पहुंचते, ये चंपारण में पहुंचते, तो यहाँ पे क्या दिखते हैं महात्मा गांधी जी? पहले जो कमिश्नर्स के ऑर्डर होते हैं वो मानने से इनकार कर देते। अभी पहली बार ऐसा होता है कि किसी ने गवर्नमेंट के जो कमिश्नर है उसके ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया, तो लोग महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। अभी जो वाइसरॉय है वो महात्मा गांधी जी से सिग्नेचर कैंपेन से इंप्रेस हो जाता है। अभी सिग्नेचर कैंपेन क्या है? महात्मा गांधी जी एक सर्वे करते हैं चंपारण में कि सर्वे मतलब एक इन्वेस्टिगेशन, एक छोटा सा फाइल बनाते हैं 7 to 8,000 इसका फार्मर्स का, कि जिससे कौन से फार्मर्स ने यूरोपियन प्लांटर्स के बोलने पर उन्होंने इंडिगो ग्रो किया, कौन से प्राइजेस डिटरमाइन हुए थे, क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था, ये इसका पूरा जो फार्मर्स है उनका एक सर्वे करते हैं और 7 to 8,000 का उसका एक फाइल बनाते हैं।
अभी इसमें वो फाइल जाके वाइसरॉय के सामने रखते हैं। अभी वाइसरॉय महात्मा गांधी जी का काम देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहले इंडिया महात्मा गांधी से पहले जितने भी लीडर्स हुआ करते थे वो पहले झगड़ा करते थे, बाद में इशू सॉल्व करते थे। पर यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो स्ट्रैटेजी है वो कैसा है, वो झगड़ा कुछ नहीं कर रहे, बस इशू सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाइसरॉय खुश हो जाता है और वाइसरॉय क्या सेटअप कर देता है कि अपॉइंट्स एन इंडिगो कमीशन, एक ये इंडिगो का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक कमीशन सेटअप कर देता है। ठीक है, अब ये कमीशन अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन करता है कि इंडियन फार्मर्स के साथ में सच्ची में गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इंडिगो कमीशन देखता है कि जो यूरोपियन प्लांटर ये फोर्सफुली जो इंडियन फार्मर से रेवेन्यू एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो इंडिगो उन्होंने 328 पार्ट पे उनको कंपल्सरी ग्रो करने के लिए बोला था वो उनसे परचेज भी नहीं कर रहे। तो इसलिए ये कमीशन क्या रिकमेंडेशन देता है, सब यूरोपियन प्लांटर्स को अभी क्या पे करना है, कॉम्पनसेशन पे करना है ऑफ 25% टू द फार्मर्स। कॉम्पनसेशन मतलब पैसे देना है। ठीक है, ये सक्सेसफुल सत्याग्रह है चंपारण का भी। ये सक्सेसफुल सत्याग्रह होने के बाद महात्मा गांधी जी का जो फेम है, महात्मा गांधी जी का जो स्टेटस है यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। अभी नेक्स्ट सत्याग्रह है अहमदाबाद का। अभी अहमदाबाद सत्याग्रह में क्या इशू है, यहाँ पे इशू है प्लेग बोनसेस। ठीक है, प्लेग बोनसेस, प्लेग ये डिजीज है। ठीक है, ये एक डिजीज है, और बोनस मतलब सैलरी छोड़ के, एक्सेप्ट सैलरी का जो अपर पार्ट होता है, सैलरी छोड़ के तुमको एक एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं फॉर अनकंडीशनल सिचुएशंस। एक्स्ट्रा सैलरी या एक्स्ट्रा मनी तुमको दिया जाता है, उसको बोनस बोला जाता है। ठीक है, अभी अहमदाबाद में क्या हो रहा था, अहमदाबाद में प्लेग चल रहा था, एक डिजीज चल रहा था। तो जो जितने भी मिल ओनर्स थे वो क्या कर रहे थे, जो वर्कर्स थे उनको बोनस दे रहे थे, मतलब सैलरी छोड़ के उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे प्लेग से फाइट करने के लिए। ठीक है, अभी जब प्लेग खत्म हो जाता है यहाँ पे, तो मिल ओनर्स क्या बोलते हैं कि अभी प्लेग खत्म हो गया है, हम ये बोनस पे करना बंद करेंगे। पर वर्कर्स का क्या मानना होता है कि भले ही प्लेग खत्म हो गया है, पर प्लेग की वजह से जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हुए, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो आज भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि आपने कितना मिल ओनर्स ने कितना बोनस पे करना चाहिए, 50% बोनस पे करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। कौन से दो लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, पहले तो मिल ओनर्स, ठीक है, मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स, ये दोनों के बीच में। अभी यहाँ पे दोनों इंडियन है, यहाँ पे दोनों इंडियन है। अभी महात्मा गांधी जी को यहाँ पे एक अनुसुया साराभाई नाम के एक सोशल वर्कर होती है, वो महात्मा गांधी जी को इनवाइट करती है यहाँ पे ये सिचुएशन को डील करने के लिए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी जब आते हैं तो महात्मा गांधी जी एक ट्रिब्यूनल सेटअप करते हैं। ठीक है, अभी ट्रिब्यूनल सेटअप करते हैं, ट्रिब्यूनल स्टडी करता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, वर्कर्स की सिचुएशन कितनी खराब है, इन्फ्लेशन के हिसाब से उनको बोनस पे करना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल क्या रिकमेंडेशन देता है कि आपको 20%, जो मिल ओनर्स है उन्होंने 20% बोनस वर्कर्स को पे करना चाहिए। ठीक है, पर उसके बाद वर्कर्स फिर भी प्रोटेस्ट करते हैं, वर्कर्स तो डिमांड करते हैं कि हमको 50% ही चाहिए। फिर महात्मा गांधी जी ये ट्रिब्यूनल का छोड़ के वापस से खुद एक कैलकुलेशन करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है, उसके हिसाब से बोनस कितना पे करना चाहिए। पर जब महात्मा गांधी जी खुद कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे दिखता है कि उन्होंने 35% पे करना चाहिए, पर वर्कर्स की डिमांड होती है 50%। अभी ये जब बोनस का ये बार्गेनिंग चल रहा होता है, तो यहाँ पे मिल ओनर्स क्या बोलते हैं कि हम एक भी रुपया आपको बोनस पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या कर देते हैं, वो बैठ जाते हैं धरने पे, फास्ट अंटिल डेथ पे। अभी ये अहमदाबाद की सत्याग्रह में क्या हो जाता है कि स्टार्टिंग में महात्मा गांधी जब फास्ट पे बैठते हैं तो थोड़े टाइम में जो वर्कर्स होते हैं वो वापस फैक्ट्री में काम पे जाना चालू करते हैं, क्योंकि वर्कर्स ऐसी कैटेगरी होती है जो ज्यादा लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उनकी फैमिली को संभालना होता है, उनके बच्चों को संभालना होता है, और वो आज के काम अगर वो जो काम कर रहे हैं वो बस आज का सर्वाइव करने के लिए वो काम करते हैं, मतलब 2 टाइम के खाने का काम आज ही करते हैं, कल की नहीं सोचते, उनके पास सेविंग्स नाम की कोई कंसेप्ट नहीं होती। ठीक है, तो ज्यादा लंबे समय तक वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए जो वर्कर्स है तो थोड़ी टाइम बाद वो वापस फैक्ट्रीज में काम पे जाना चालू हो गए। तो फॉर द टाइम बिंग ये सत्याग्रह फेल होने लग गया, पर महात्मा गांधी जी ने अपना जो धरना था वो नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना फास्ट नहीं छोड़ा। और लास्ट में जो मिल ओनर्स थे उनको क्या लगने लग गया कि अगर महात्मा गांधी जी की डेथ अपने वजह से हुई तो ये जो वर्कर्स है या पूरा जो इंडिया है वो क्या करेगा, अपने को क्रिटिसाइज करेगा। इसलिए लास्ट में जो वर्कर्स होते, ये जो मिल ओनर्स होते हैं वो एग्री करते हैं 35% बोनस पे करने के लिए। और ऐसे महात्मा गांधी जी का जो सेकेंड सत्याग्रह है अहमदाबाद का सत्याग्रह, ये भी सक्सेसफुल हो जाता है। ये फोटो है अनुसुया साराभाई की जो सोशल वर्कर थी। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी बैठे हैं फास्ट अंटिल डेथ पे सब वर्कर्स के साथ। सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह। अभी ये खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा ये जो गांव है ये कहाँ पे, गुजरात में है, और ये सत्याग्रह कब हुआ है, 1917 में हुआ है। अभी यहाँ पे इशू क्या है, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब क्या होता था, लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्सेस होते थे जिसको लगान भी बोला जाता है।
ठीक है, टैक्सेस। अभी ये टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। फॉर एग्जांपल ये पैच ऑफ लैंड है जिसपे फार्मर जो है वो अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है इसके लिए ये फार्मर्स को टैक्स पे करना पड़ता था, जिसको बोला जाता था लैंड रेवेन्यू। अब ये टैक्स पे करते थे फार्मर्स। कैसे टैक्स पे करते थे? पहले तो ये जो क्रॉप्स होते थे ये मार्केट में जाके सेल करते थे, और मार्केट में सेल होने के बाद जो भी पैसे आते थे उससे ये टैक्स पे करते थे और अपना सर्वाइवल चलाते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे खेड़ा में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे जो खेड़ा में ड्रॉट्स आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होने के कारण जो क्रॉप्स होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं, क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। अभी फार्मर्स के अगर क्रॉप्स खराब हो गए तो वो टैक्सेस पे कर पाएंगे क्या? नहीं पे कर पाएंगे। तो इसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे क्या करते थे, ये एक्सप्लॉइट करते थे उनको, फोर्सफुली उनसे टैक्सेस पे कराते थे, फोर्सफुली टैक्सेस एक्सप्लॉइट करते थे। और जो भी फार्मर्स टैक्सेस नहीं पे कर पा रहा था उसकी जो लैंड है वो क्या करते थे, जबरदस्ती छीन लेते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया गया। महात्मा गांधी जी ने ये सिचुएशन में इंटरफेयर किया और महात्मा गांधी जी की वजह से एक कमीशन सेटअप किया, और ये कमीशन ने प्रोटेस्ट होने के बाद ये कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये फोर्सफुली इंडियन फार्मर से जो टैक्सेस है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए ये जो टैक्सेस है ये साल के लिए ड्रॉट्स कंडीशन की वजह से ये साल का जो टैक्स है, मतलब करंट ईयर का जो टैक्स है वो सस्पेंड होना चाहिए, और अगले साल का भी जो टैक्स है वो सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉट्स कंडीशन है और फार्मर्स टैक्सेस पे नहीं कर सकते। और जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी लैंड लोगों के फार्मर्स के लिए उनको वापस रिटर्न कर देना। ठीक है, ये रिकमेंडेशन था, और ऐसे ये छोटा सत्याग्रह सक्सेसफुल हो जाता है महात्मा गांधी जी की वजह से। अभी महात्मा गांधी जी की वजह से, महात्मा गांधी जी के 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह है, महात्मा गांधी जी का जो स्टेटस है, महात्मा गांधी जी का जो रिस्पेक्ट है वो इंडिया में बढ़ जाता है, लोग महात्मा गांधी जी की ज्यादा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ये 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह के बाद। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रॉवलेट एक्ट। रॉवलेट एक्ट है, ये ब्रिटिश इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये एक्ट पास किया होता है, और ये एक्ट 2 लॉज पास करता है। पहला लॉ कौन सा है? दिस लॉ इज गिविंग अनलिमिटेड पावर्स। ये जो लॉ होता है ये अनलिमिटेड पावर देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू सप्रेस द प्रोटेस्ट। मतलब इंडिया में कोई भी प्रोटेस्ट चल रही है, कोई भी सत्याग्रह चल रहा है, तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स दी गई है। अनलिमिटेड पावर्स मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको वो सब प्रोसेशन को या वो प्रोटेस्ट को, सत्याग्रह को हटा भी सकते हैं, उस पर गोलीबारी भी कर सकते हैं, उस पर ओपन फायरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला लॉ। अभी दूसरा लॉ क्या है? इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब क्या? मतलब किसी भी आदमी को, किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट एनी रीजन अरेस्ट किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट एनी रीजन किसी भी आदमी को अरेस्ट करेगी, और अरेस्ट करने के बाद ऐसा रूल होता है कि विदिन 24 आवर्स आपको कोर्ट के सामने वो आदमी को पेश करना होता है। पर यहाँ पे लॉ में क्या बोला उन्होंने? 2 साल तक कोई भी वो आदमी की ट्रायल नहीं होगी, मतलब कोर्ट में उसको पेश नहीं किया जाएगा। तो ये 2 लॉ है। पहला लॉ क्या है? अनलिमिटेड पावर्स, और दूसरा लॉ है विदाउट एनी रीजन उसको अरेस्ट करेंगे, और विदाउट उसका ट्रायल 2 साल तक उसको पुलिस जो है उसको जेल में रखेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे। अभी ये जो लॉ है ये फोर्सफुली पास हुआ था, इंडियन मेंबर्स ने उसको बहुत ज्यादा अपोज करने के बाद भी ये इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। तो अभी ये लॉ को अपोज करने के लिए नॉन वायलेंट मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, अभी नॉन वायलेंट मूवमेंट में क्या किया गया था? रैलीज वेर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। बहुत सारे सिटीज में रैलीज ऑर्गेनाइज की, पीसफुल रैलीज थी। ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट था, सत्याग्रह था। वर्कर्स जो थे वो क्या स्ट्राइक्स पे चले गए इन रेलवे वर्कशॉप्स। जो वर्कर्स रेलवे वर्कशॉप्स में काम करते थे, जो अलग दूसरे शॉप्स में काम करते थे, उन्होंने क्या कर दिया? शॉप्स क्लोज डाउन कर दिया और काम पे जाना बंद कर दिया। ठीक है, अभी ब्रिटिशर्स ने उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया? ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा ब्रूटली वो प्रोटेस्ट को सप्रेस किया। लोकल लीडर्स वेर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, मतलब जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी जी को दिल्ली में जाने से रोक दिया। महात्मा गांधी जी वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अगर दिल्ली में जाने से क्यों रोक दिया महात्मा गांधी जी को? अगर महात्मा गांधी जी दिल्ली में चले जाते तो जो प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाता, क्योंकि लीडर जब आता है, ठीक है, तो लीडर से मोटिवेशन मिल जाता है बाकी लोगों को। ठीक है, अभी क्या एक प्रॉब्लम हो जाता है इसके बैकग्राउंड में, जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, तो इसके बैकग्राउंड में जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो थे गलती से पीसफुल प्रोसेशन पे फायरिंग कर देते। ठीक है, तो उसमें कुछ लोग मर जाते हैं, और जितना भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट पे पुलिस ऑफिसर्स ने फायर कर दिया है, तो वो क्या करना चालू करते हैं? दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन बैंक्स। जितने भी गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उस पर अटैक करना चालू कर दे, पोस्ट ऑफिस पे अटैक करना चालू कर देते, रेलवे स्टेशन पे अटैक करना चालू कर देते। और यहाँ पे जब सब नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जब वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती है और हर जगह पे वायलेंस होता है,
तो यहाँ पे मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है। ठीक है, अभी मार्शल लॉ कमांड जनरल डायर कमांड लेता है और वो क्या इंपोज कर देता है, मार्शल लॉ इंपोज। जब जनरल डायर मार्शल लॉ इंपोज कर देता है तो ये रात को 12 बजे इंपोज करता है। ठीक है, रात को 12 बजे। अभी वो टाइम पे तो कुछ व्हाट्सएप वगैरह तो हुआ नहीं करता था कि सब लोगों को मैसेज चला जाए। अभी रात को ये 12 बजे जब मार्शल लॉ इंपोज कर देता है तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि मार्शल लॉ इंपोज किया गया है। ठीक है, अभी इसके बैकग्राउंड में जो अमृतसर है या जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है अमृतसर का, जो ये गदर मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे गदर मूवमेंट के लिए फेमस होता है। और उसमें भी 9 अप्रैल को क्या कर लेते हैं ये ब्रिटिशर्स, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स, इनको अरेस्ट करने के बाद जो वायलेंट प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा उसको बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, और लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अभी इसी बैकग्राउंड में जब हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल होता है। 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अमृतसर में हर जगह से, पूरे सब विलेजेस से बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग पे पहुंचते हैं और यहाँ पे आने के बाद जलियांवाला बाग में एक जगह पे एक छोटा सा क्राउड होता है जहाँ पे वो प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं और बाकी जगह पे जो लोग हैं वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जब जनरल डायर पहुंचता है तो यहाँ पे उसको दिखता है कि मैंने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया है, पर फिर भी लोगों के अंदर डर नहीं है और उसको वो जो पूरा जो ग्राउंड देखता है तो उसको बस प्रोटेस्ट दिखता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि ये जो पूरे लोग हैं सब प्रोटेस्ट करने के लिए आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉवलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो रॉवलेट एक्ट पास किया गया था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे और बाकी लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी इससे जनरल डायर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैंने मार्शल लॉ इंपोज किया है फिर भी लोगों में डर नहीं है, तो वो जलियांवाला बाग के सब एग्जिट पॉइंट से वो क्या कर देता है, सील कर देता है और वहां पे जलियांवाला बाग में ओपन फायरिंग कर देता है। इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट या जलियांवाला बाग मैसेकर। और यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स अपना सर्वे करते कि जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे तो वो बताते हैं कि 300-400 लोगों की ही डेथ हुई, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना खुद का सर्वे करते कि एक्चुअल में कितने लोग मरे, तो वो बताते हैं कि मोर देन 1500 इंडियंस वेर वुंडेड, जख्मी हो गए थे एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वेर किल्ड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जनरल डायर एंटर्ड द ब्लॉक एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, मेनी ऑफ देम वेर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। लोगों को पता ही नहीं होता कि मार्शल लॉ इंपोज किया गया। ठीक है, अभी इसके बाद इसका रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, इसके बाद इसका रिएक्शन क्या होता है? ये जो रिएक्शन है, ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट, ये दिस प्रिपेयर्स अ ग्राउंड फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये पहले तो नॉन कॉपरेशन का जो बड़ा मूवमेंट होता है उसके लिए एक ग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है। ठीक है, अभी जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनको एक टाइटल दिया होता है 1915 में नाइटहुड का, वो वापस वो टाइटल है ब्रिटिशर्स को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल दिया गया था। ठीक है, केसर हिंद। ठीक है, ये केसर हिंद उनको बोयर वॉर में दिया जाता है। ये जो टाइटल है, बोयर वॉर में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को हेल्प की होती है, तो उसमें ये टाइटल उनको केसर हिंद दिया जाता है। महात्मा गांधी जी उनका ये जो टाइटल है वापस ब्रिटिशर्स को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अभी इसके बैकग्राउंड में एक हंटर कमीशन भी सेटअप हो जाता है। हंटर कमीशन सेटअप होता है इंडियंस के प्रोटेस्ट की वजह से। हंटर कमीशन मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो सब इंडियंस उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो हंटर कमीशन सेटअप किया गया था। तो हंटर कमीशन इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं। जनरल डायर का इंटरव्यू लेते हैं कि उसने क्यों किया, उसके अगेंस्ट में और क्या क्या चांसेस थे कि वो इंसिडेंट्स रोका जा सकता था। तो जनरल डायर स्टेटमेंट देता है कि मैंने जो भी किया ये इंडियंस के अंदर एक फियर, एक डर, एक टेरर बनाने के लिए किया। ठीक है, मतलब वो एक ही बार में सबक सीख जाए और वापस वो चीज ना करे। ठीक है, फिर हंटर कमीशन क्या कर देता है, हंटर कमीशन फाइंड्स जनरल डायर एज गिल्टी, मतलब उसको गुनहगार मानते हैं और उसको ही वॉज रिमूव फ्रॉम द आर्मी। जो हंटर कमीशन है वो जनरल डायर को आर्मी में से रिमूव करते हैं। और जब ये जो डायर जो है जब लंदन जाता है उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है कि इंडिया में इतना बड़ा इंसिडेंस करके आया, तो उसको पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसको एक जगह भी दी जाती है, एक सीट दी जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा गुस्सा होता है उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह एक इंडियन फ्रीडम फाइटर है उधम सिंह। तो ये क्या करते हैं, उधम सिंह ये जो जलियांवाला बाग के इंसिडेंट्स में बच गए रहते हैं, तो उसमें उसके फैमिली मेंबर्स की भी डेथ हुई रहती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, लंदन जाता है और जनरल डायर का असैसिनेशन करता है और उसके बाद उधम सिंह को फांसी दी जाती है। बात समझ में आ रही है? अभी नेक्स्ट है, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स, मतलब बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लग गए, वो भी वायलेंट प्रोटेस्ट होने लग गए। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस लोगों को मारा गया, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया। अभी गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था इस पे, हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्टेड टू दिस?
हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्टेड टू दिस। अभी ब्रिटिशर्स ने जो मूवमेंट चल रहा था, जो सत्याग्रह जो वायलेंट में चल रहा था, उसको भी बहुत ज्यादा ब्रूटली सप्रेस किया। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, मतलब सत्याग्रही को क्या बोला, उनकी नाक उनको जमीन पे रगड़ने के लिए बोला, उनको रेंगने के लिए बोला स्ट्रीट्स पे, और सलाम करने के लिए बोल रहे थे। किसको? सलाम साहब बोलने के लिए बोल रहे थे सब सत्याग्रही को। पीपल वेर फ्लॉग्ड, मतलब बैडली बिटन, जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा मारा गया, ठीक है। एंड नाउ वेर बॉम्ब्ड, जो विलेजेस थे उसको बॉम्ब्ड भी किया गया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, जो मूवमेंट है ये कॉल ऑफ कर देते हैं। मतलब जब नॉन वायलेंस से वायलेंस पे कन्वर्ट हो जाता है तो महात्मा गांधी ये जो मूवमेंट है ये कॉल ऑफ कर देते हैं, ये जो मूवमेंट है सत्याग्रह का मूवमेंट है उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद महात्मा गांधी जी को क्या लगता है, महात्मा गांधी जी को लगता है कि ये जो सत्याग्रह अपन जो कर रहे हैं, जो नॉन वायलेंट एक्टिविटीज या सत्याग्रह अपन कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे। हर जो सत्याग्रह अपन रन कर रहे हैं वो एक टाइम के बाद वायलेंस में कन्वर्ट ही होते जा रहा है, ठीक है। और वायलेंस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ब्रिटिशर्स को चांस मिल जाता है इंडियंस को मारने का और प्रोटेस्ट को सप्रेस करने का। तो अपने को क्या जो इंडियंस को क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोटेस्ट है ये ब्रॉड बेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले सिखाना पड़ेगा सत्याग्रह क्या होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स इंडिया में यूनाइट नहीं होते, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, जब तक इंडिया में यूनाइट नहीं होते तब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलेगा या तब तक अपने सत्याग्रह सक्सेसफुल। नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत इशू। अभी खिलाफत इशू क्या है, इंडिया में जो जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसको क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खिलाफत इशू के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो खिलाफत है, खिलाफत या कैलिफ, ठीक है, ये कैलिफ जो होती थी ये सीट होती थी, ठीक है, ये सीट होती थी, ये रिलीजियस हेड की सीट होती थी, मुस्लिम रिलीजियस हेड की सीट होती थी। मतलब वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स होते थे उनका हेड जो होता था ये कैलिफ हुआ करता था, ठीक है। अभी जो ये जो सीट है ये प्रोफेट मोहम्मद जी ने बनाई, ये सीट मुस्लिम कम्युनिटी को रेगुलेट करने के लिए, उनको संभालने के लिए, ठीक है। अभी इसमें क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 में आप लोगों को पता है दो पावर्स होती है, एक सेंट्रल पावर्स होती है, एक एलाइड पावर्स होती है। सेंट्रल पावर में जर्मनी होता है, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर होता है, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, और ऑस्ट्रिया होता है। और एलाइड पावर्स में यूके होता है, मतलब ब्रिटिश होते हैं, फ्रांस होता है, ठीक है, यूएसएसआर हो जाता है, ठीक है, ये कंट्रीज। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन जीतता है, ये एलाइड पावर्स वॉर जीतते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स ये वॉर जीतते हैं, ठीक है। अभी ये जो कैलिफ होता था उसकी सीट होती थी टर्की, ठीक है, आज प्रेजेंट डे टर्की। और ये जो टर्की होता था ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो कैलिफ होता था ये ऑटोमन एम्पायर के जो टर्की का जो एरिया है वहां पे उसकी सीट हुआ करती थी। अभी ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया है, ठीक है। और यहां पे बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी इंपोज हुई थी जर्मनी पे, जर्मनी पे बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी इंपोज हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको उनके बहुत सारे टेरिटरीज ले लिए गए थे, उनके ऊपर कॉम्पनसेशन फाइन इंपोज किया गया था, जिनको जो फाइन उनको जर्मनी को पे करना था, ठीक है। अभी जो खिलाफ जो ऑटोमन एम्पायर था उसके भी टेरिटरीज ले रहे थे, और ऐसी अफवाह थी कि जो उनके जो हार्श ट्रीटी है जो जर्मनी पे इंपोज हुई वही हार्श ट्रीटी ऑटोमन एम्पायर पे भी इंपोज होने वाली है, ठीक है। और ये जो ब्रिटिशर्स होते थे, दिस ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डिसरिस्पेक्ट कैलिफ। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये जो कैलिफ होता था जो रिलीजियस हेड है, मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड है, उसको डिसरिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, और उसको ह्यूमिलेट करते थे, ठीक है। तो इसी चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए जो ऑटोमन एम्पायर के साथ ये ब्रिटिशर्स जो गलत कर रहे हैं, इसी चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स लोग होते हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, ये चीज को अपोज करने के लिए, ठीक है। अभी इंडिया में भी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो इंडिया में भी जो मुस्लिम्स है वो भी क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपोज करेंगे। तो यहाँ पे जो मोहम्मद अली एंड शौकत अली है, जहाँ पे इनका फोटो दिया हुआ है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो होते हैं ये महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं खिलाफत इशू डिस्कस करने के लिए। और महात्मा गांधी जी को जो पहले वाला जो रॉलेट एक्ट का जो प्रोटेस्ट होता है, जो जलियांवाला बाग से एंड हो जाता है और वो खत्म हो जाती है प्रोटेस्ट, महात्मा गांधी जी को उसके बाद पता चलता है कि जब तक हिंदू मुस्लिम यूनाइट नहीं होंगे तब तक अपना आगे का कोई भी सत्याग्रह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो महात्मा गांधी जी इसी अपॉर्चुनिटी में बैठे थे कि कब इंडिया में हिंदूज मुस्लिम यूनाइट हो जाए एंड दे विल फाइट अ कॉमन एनिमी ब्रिटिश, ठीक है। और जब मोहम्मद अली शौकत अली महात्मा गांधी जी के पास आते तो महात्मा गांधी खुश हो जाते कि इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब हिंदूज मुस्लिम यूनाइट होंगे एंड वी विल फाइट अ कॉमन एनिमी दैट इज ब्रिटिश। और इसके बाद सितंबर 1920 में कैलकाता सेशन में क्या रेजोल्यूशन पास होता है कि अगर नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर जो होगा वो किस चीज को सपोर्ट करेगा, एक तो खिलाफत इशू को सपोर्ट करेगा और स्वराज ये जो इशू है उसके लिए अपन ये दो इश्यूज के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होंगे ये दो इश्यूज को रेज करेंगे, ठीक है।
अभी ये खिलाफत इशू होने के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने इस बुक हिंदू स्वराज, महात्मा गांधी जी एक बुक लिखते हैं हिंदू स्वराज, जिसमें महात्मा गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि जब तक इंडियंस ब्रिटिशर्स को कॉपरेट कर रहे हैं कंट्री चलाने के लिए, ठीक है, जब तक इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तब तक ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल करते रहेंगे। जिस दिन इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दिया, उनकी बात मानना बंद कर दिया, ब्रिटिश रूल एक ही साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बुक में महात्मा गांधी जी ने बताया। अभी यहाँ पे महात्मा गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अभी महात्मा गांधी जी ने सब ये जो पहला जो मूवमेंट फेल हो गया, महात्मा गांधी जी ने क्या प्रपोज किया कि जो आगे का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कैसे स्टेजेस में अनफोल्ड होना चाहिए। ठीक है, लोगों को पहले सत्याग्रह का कंसेप्ट बताना चाहिए, जो लोग हैं जो नॉन वायलेंस है वायलेंट पे कन्वर्ट हो रहे लोगों को पहले बताना चाहिए कि सत्याग्रह कैसे करना है, नॉन वायलेंट मूवमेंट एट लास्ट तक कैसे करते रहना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो प्रोटेस्ट है वो फेजेस में चलना चाहिए। पहला फेज कैसा होना चाहिए, इट शुड स्टार्ट विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब जितने भी टाइटल्स हैं, जो ब्रिटिशर्स ने जो पदवी या पुरस्कार या अवार्ड जो भी ब्रिटिशर्स ने दिए, वो सब इंडियंस ने उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है, सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो भी कोई भी काम कर रहा है, आर्मी के लिए काम कर रहा है, पुलिस के लिए जो भी इंडियंस काम कर रहे हैं, कोर्ट्स में काम कर रहे हैं और स्कूल्स कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो काम को क्या करना है, बॉयकॉट कर देना है। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मतलब जो इलेक्टेड बॉडीज होती थी जहां पे लॉ मेकिंग का काम होता था। ठीक है, इंडियंस भी होते थे उसमें, पर इंडियंस को वोटिंग राइट नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोलते हैं, ये सब जो है यहाँ पे इंडियंस ने पार्टिसिपेट करना बंद करना है, इसको बॉयकॉट करना है, ब्रिटिशर्स के लिए सर्विसेज देना ही बंद करना है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर अपना जो प्रोटेस्ट है उसको सप्रेस कर दिया, तो अपन फुल स्केल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली, शौकत अली क्या करते हैं, इंडिया का टूर करते हैं और उनके कॉज के लिए, सत्याग्रह के लिए लोगों को एकजुट करते हैं, उनको यूनाइट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं, कांग्रेस के कुछ लीडर्स होते हैं, उनका क्या मानना होता है कि अपन इतने टाइम से सत्याग्रह कर रहे हैं, इतने टाइम से नॉन वायलेंस मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका कोई ब्रिटिशर्स पे असर नहीं हो रहा है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है वो वायलेंट पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं और ब्रिटिशर्स फिर वापस इंडियंस को मार रहे हैं। तो उससे अच्छा अपन क्या करते हैं, कांग्रेस वाज रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल इन नवंबर 1920। मतलब अभी कुछ लीडर्स का ऐसा मानना था कि जो काउंसिल इलेक्शंस में हम उसमें पार्ट करते हैं। काउंसिल इलेक्शन मतलब क्या होते थे, यहाँ पे ध्यान दो, पहले इंडिया में प्रोविंसेस हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस होते थे। ठीक है, अब ये प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, जिसमें जो लॉ मेकिंग बॉडी थी उसमें इंडियंस भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे, बट इंडियन को वोटिंग राइट नहीं था, इंडियंस को डिस्कस करने का अधिकार था, बस डिस्कस करने का, वोटिंग राइट नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स का ऐसा मानना था कि आप विद इन द काउंसिल उससे फाइट करो, ये जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है ये कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनका ऐसा मानना था कि अभी वापस प्रोटेस्ट नहीं कर दे, पर महात्मा गांधी जी के फोर्स करने, महात्मा गांधी जी ने फिर भी लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि आप प्रोटेस्ट करो, मेरा साथ दो, अपन ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। एंड फाइनली द कांग्रेस सेशन, नागपुर सेशन में डिसाइड करते हैं कि ऑन दिसंबर 1920 कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस अपन रन करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में। ठीक है, अभी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 20। अभी नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है जनवरी में। ठीक है, 1921 में। अभी जो अलग अलग ग्रुप्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं ये प्रोटेस्ट में। अभी अलग अलग ग्रुप्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या होते हैं, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अलग अलग इंडिया में जो ग्रुप्स है उनके लिए स्वराज का मतलब अलग होता है। तो ये अपन देखेंगे कि कौन से ग्रुप है वो कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अलग अलग एरियाज में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, अभी जो पहला है द मूवमेंट इन टाउन्स, टाउन्स मतलब सिटीज। ठीक है, अभी ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये सिटीज में कैसा चला। मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, मतलब सिटीज में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किसने किया, मिडिल क्लास के लोगों ने किया। यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते थे, कॉलेजेस होते थे, उसमें जाना बंद कर दिया। जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। ठीक है, और जो काउंसिल इलेक्शंस थे वो भी बॉयकॉट कर दिए इंडियंस ने। काउंसिल इलेक्शन मैंने पहले बताया कि काउंसिल होता था जहां पे लॉ मेकिंग बॉडी थी। ठीक है, वहां पे भी इंडियंस ने जाना बंद कर दिया एक्सेप्ट मद्रास, क्योंकि मद्रास में कुछ ऐसे लीडर्स थे, उनका मानना था कि जो लीडर्स है वो इन काउंसिल प्रोटेस्ट करेंगे, काउंसिल में रह के प्रोटेस्ट करेंगे और तुम बाहर से प्रोटेस्ट करो। तो उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया, पर बाकी जगह पे सब इंडियंस ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये टाउन्स में ऐसा प्रोटेस्ट चला। फिर इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, अभी इसके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट क्या हुआ ये सिटीज में। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जितने भी फॉरेन गुड्स थे, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज से गुड्स आते थे, ब्रिटिश से मशीन मेड गुड्स जो आते थे उसको बॉयकॉट करना चालू कर दिया। लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड, मतलब जितने भी इंग्लिश दारू के दुकान होते थे वहां पे इंडियंस का जाना बंद कर दिया।
एंड फॉरेन क्लॉथ्स वेर बर्न, मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स के जो क्लॉथ होते, ब्रिटिशर्स का जो कपड़े होते थे, उनको बहुत ह्यूज बॉन फायर में उनको जला दिया गया, ठीक है। मतलब जिससे क्या हो जाता, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है उसको बेनिफिट होता, ठीक है, क्योंकि जो जो ब्रिटिशर्स के मशीन मेड गुड्स होते थे वो बहुत ज्यादा चीप हुआ करते थे और बहुत ज्यादा सस्ते और अट्रैक्टिव भी हुआ करते थे और मशीन मेड होते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलने के लिए ये बॉन फायर का काम करना चालू किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। अभी इंपोर्ट्स क्या होने लगे, अभी ब्रिटिशर्स के जितने भी गुड्स इंडिया में आते थे उसका जो इंपोर्ट होता था वो 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गया, मतलब कितना कम रेवेन्यू उनका हो गया 1921 से 1922 तक, ठीक है। अभी जो इंडिया में जितने भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ब्रिटिश गुड्स में डील करने से, फॉरेन गुड्स में काम करने से, उनको फाइनेंस देने से, मतलब उनको ब्रिटिशर्स को या जो फॉरेन मर्चेंट्स थे उनको पैसे देने से भी उन्होंने मना कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल को जो इंडियन जो मिल्स थी, इंडियन जो फैक्ट्रीज थी उसको बूस्ट मिल गया। अभी जितने भी इंडियंस थे इंडियन गुड्स परचेस करने लग गए, क्योंकि अभी फॉरेन गुड्स को तो बॉयकॉट किया जा रहा है, ठीक है। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो सिटीज था इसमें फेल क्यों हो गया, ठीक है, वाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन और फेल कैसे हो गया। यहाँ पे जो खादी क्लॉथ था, जो इंडियन क्लॉथ था, खादी क्लॉथ, यहाँ पे इसका फोटो दिया, ये खादी क्लॉथ होता था। ये जो खादी क्लॉथ होता बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, ठीक है, एज कंपेयर टू द मशीन मेड गुड्स। जो यूरोपियन गुड्स थे वो जो बहुत ज्यादा सस्ते में आते थे, तो जो इंडिया के जितने भी लोग थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, ये खादी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इतनी एक्सपेंसिव होती थी, तो वो मशीन मेड गुड्स को ज्यादा अफोर्ड कर रहे थे। तो उन्होंने वापस क्या करना चालू किया, जो ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे, सस्ते जो चीप मशीन मेड गुड्स थे, उसको यूज करना चालू कर दिया। अभी स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्या प्रॉब्लम हो गया, जो स्टूडेंट्स थे उनके पास कोई दूसरे अल्टरनेट स्कूल्स नहीं थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई स्कूल्स नहीं थे जिसमें वो जाके पढ़े। और स्टूडेंट्स और टीचर्स अपना साल तो बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है, और टीचर्स जो है वो अपनी रोटी के बारे में सोचेंगे, उनको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो और दूसरे कोई इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वापस जो ब्रिटिशर्स के जो स्कूल्स थे वहां पे जाना, पढ़ाना चालू कर दिया, स्टूडेंट्स ने पढ़ना चालू कर दिया, ठीक है। अभी जो लॉयर्स थे जिन्होंने भी जो कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया था, उन्होंने भी वापस कोर्ट्स में जाना चालू कर दिया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के या स्पेसिफिक इंडियंस के कोई कोर्ट नहीं हुआ करते थे, सब ब्रिटिशर्स के ही कोर्ट्स थे, ठीक है। तो इन्होंने भी वापस अपना काम पे जाना चालू कर दिया, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली संभालनी है, उनको भी अपना 2 टाइम का खाना संभालना है, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोटेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। अभी नेक्स्ट है रिबिलियन इन कंट्री साइड। अभी जो पीजेंट्स हैं वो कैसे अपना प्रोटेस्ट रन करते हैं। अभी पहला केस स्टडी दिया है अवध का, ठीक है। ये अवध कहाँ पे है, ये यूपी में, यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये यूपी में है अवध, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो इट इज लेड बाय बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र जो थे वो एक एंडेंजर्ड लेबर थे। एंडेंजर्ड लेबर मतलब क्या, एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो ऐसे लेबरर्स होते हैं जिनको जो तालुकदार है, लैंडलॉर्ड्स है, उनके अंडर में काम करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो सत्याग्रही थे, ये जो लेबरर्स थे, इनके लिए फाइट, अभी स्वराज का मतलब क्या रहेगा, इनके लिए स्वराज का मतलब होगा टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। इनके लिए स्वराज का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स का जो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म करना है, ठीक है। अभी ये जो बाबा रामचंद्र जो थे ये क्या कर रहे थे, ये जो वर्कर्स है, इनका जो लेबरर्स थे, उनको लीड कर रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे पूजन मूवमेंट इन्होंने क्या डिमांड कर दिया, यहाँ पे उनकी डिमांड थे रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। मतलब यहाँ पे ध्यान दो, जितने भी तालुकदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ये इनको एक लैंड देते थे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अभी जो अगर लैंड दे रहे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो उसके ऊपर वो टैक्सेस इंपोज करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनसे, ठीक है। अभी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था, तो इनकी क्या डिमांड थी, जो रेवेन्यू है वो कम होना चाहिए, एबोलिशन ऑफ बेगर होना चाहिए। बेगर मतलब फ्री सर्विस, ठीक है, बेगर मतलब फ्री सर्विस। उनकी क्या डिमांड्स थी, जो भी फ्री सर्विसेज जो तालुकदार से लैंडलॉर्ड हमसे करा रहे वो बंद होना चाहिए। और क्या करना है, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, मतलब जैसे भी ऐसे लैंडलॉर्ड्स है जो बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं वर्कर्स को, लेबरर्स को ज्यादा तकलीफ देते हैं, उनके जो सर्विसेज देना है उनको बंद करना है, ठीक है। अभी ये प्रोटेस्ट चलाने के लिए उन्होंने नए धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए, ठीक है। अभी ये नए धोबी बंद क्यों ऑर्गेनाइज किए कि दे विल नॉट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ बार्बर्स एंड वॉशरमैन, मतलब जो भी सर्विसेज लेबरर्स लोग इनको तालुकदार को प्रोवाइड करते थे वो अभी सर्विस देने से बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस नहीं दे रहे उनको। अभी नेक्स्ट है जून 1920, जवाहरलाल नेहरू भी क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे विलेज में, कहाँ पे, अवध में, ठीक है। अभी यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र कौन सी सभा ये करते हैं, सेट करते हैं यहाँ पे, अवध किसान सभा सेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लेबरर्स है, ये जो वर्कर्स है, उनकी डिमांड सुनने के लिए, उनके प्रॉब्लम सुनने के लिए, ठीक है। अभी विद इन अ मंथ, अभी ये जो अवध किसान सभा, इसके मोर देन 300 ब्रांचेस वर सेटअप, बहुत सारे अलग अलग विलेजेस में।
पर जो बाद में क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स है, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वर्कर्स है ये बाद में नॉन वायलेंस छोड़ के वायलेंस पे उतर आते। ठीक है, अब ये कैसे वायलेंस पे उतर आते हैं यहाँ पे ध्यान दो। और ये भी रीजन हो जाता है मूवमेंट के फेलियर का, क्योंकि ये जो नॉन वायलेंट है वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जो हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक, अब ये वर्कर्स ने क्या कर दिया, जितने भी तालुकदार थे, जितने भी मर्चेंट्स थे, उनके घर पे अटैक करना चालू कर दिया। उन्होंने बाजार को लूटना चालू कर दिया, और जितने भी उनके घर में ग्रेन्स मिलते थे, बाजार में ग्रेन मिलते थे, उसको हड़पना चालू कर दिया, उसको लूटना चालू कर दिया। और जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने क्या बोलना चालू कर दिया, अभी लोकल लीडर्स क्या करते थे, अपना इंटेंशन पूरा करने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए महात्मा गांधी जी का नाम यूज करते थे। वो ऐसे बताते थे लोगों को कि महात्मा गांधी जी ने बोला है कि जितने भी तालुकदार के लैंड है वो आपस सब लेबरर्स में बांट दो, सब फार्मर्स में बांट दो। पर ऐसे महात्मा गांधी जी ने कुछ बोला नहीं होता है, पर फिर भी ये जो लोकल लीडर्स है अपना मतलब पूरा करने के लिए, अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए महात्मा गांधी जी का नाम यूज करते थे। क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम पे कोई कुछ भी काम हो जाता था, या सब लोग महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे। अगर कोई भी बात तुम बोलो कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा हाँ बोला है, तो सब लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते थे। ठीक है, तो द नेम ऑफ महात्मा गांधी जी वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल द एक्शंस एंड एस्पिरेशन। महात्मा गांधी जी का नाम यूज किया जाता था हर चीज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है ये भी फेलियर हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है रिबेलियन इन कंट्री साइड। अभी जो ट्राइबल्स है, ये आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं ये अपना मूवमेंट कैसा करते हैं। अभी आदिवासी ये जो एरिया है ये है गुड्डम हिल्स। गुड्डम हिल्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड में, ये गुड्डम हिल्स यहाँ पे है। ये आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा एक गांव है, गुड्डम हिल्स नाम की जो जगह, यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं। अभी यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ये वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट फॉर्म कर रहे हैं। मिलिटेंट गुरिल्ला मतलब क्या होता है, टू एलिमिनेट पीपल, लोगों को मारने के लिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। ठीक है, 1920s में फॉर्म करते हैं। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज क्लोज द फॉरेस्ट। अभी ये जो आदिवासी लोग हैं ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। अभी आदिवासी जो लोग होते हैं इनका जो सर्वाइवल होता है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होता है। फॉरेस्ट पे, जो फॉरेस्ट में जितना भी प्रोड्यूस आता है, फॉरेस्ट में जितनी भी चीजें मिलती है, जो वुड मिलता है, ठीक है, हनी मिलता है, उसके बाद जो रबर मिलता है, ये सब वो चीजें यूज करते थे फॉरेस्ट में और मार्केट में जाके उसको बेचते थे, उससे उनका सर्वाइवल चलता था। पर ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, जितने भी आदिवासी थे उनका फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया था, उनको बैन कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को खुद वो वुड यूज करना था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज करना था। ठीक है, तो ये आदिवासी लोग ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा गुस्सा थे, और जितने भी आदिवासी लोग थे उनको ब्रिटिशर्स ने काम पे लगा दिया था बेगर के। बेगरी मतलब रोड कंस्ट्रक्शन या कोई भी फ्री सर्विसेज पे काम पे लगा दिया था। इसलिए ये जो आदिवासी थे ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ठीक है, अभी इनके लिए स्वराज का मतलब क्या होगा, आदिवासी के लिए स्वराज का मतलब होगा फ्री एंट्री इनटू फॉरेस्ट। उनको फॉरेस्ट में एंट्री चाहिए और फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है वो यूज करने के लिए चाहिए, इसलिए वो फाइट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे जो आदिवासी लोग होते हैं इनका लीडर होता है अलूरी सीताराम राजू। यहाँ पे इनका फोटो दिया हुआ है, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ऐसे लीडर्स थे, ही यूज्ड टू क्लेम ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। ये ऐसा क्लेम करते थे कि मेरे पास बहुत सारे स्पेशल पावर्स है, मैं कभी गोली से नहीं मर सकता हूं, मैं जो बीमार लोग हैं उनको ठीक कर सकता हूं, जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा कर सकता हूं, और उसके पास एक स्पेशल पावर है, ही इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब एक भगवान का एक रूप है। वो ऐसे लोगों को बताता था। ठीक है, ही परसुडेड पीपल टू वेयर खादी, मतलब वो लोगों को बताता कि आप खादी करो। और ही वॉज द कट्टर फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को बहुत अच्छे से फॉलो करता था, पर उनकी एक गलती थी कि ये महात्मा गांधी जी को भले ही फॉलो करते थे, पर महात्मा गांधी जी का जो नॉन वायलेंस जो आइडियोलॉजी होता है उसको फॉलो नहीं करते। ये बताते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बोला है वायलेंस यूज करना। ठीक है, इसलिए ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी ये जो गुडेम रिबल्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, ये क्या करते हैं, पुलिस स्टेशंस पे अटैक करते हैं, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स को मारना चालू करते हैं, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते हैं। एंड फाइनली 1924 ये जो अलूरी सीताराम राजू है इसको पकड़ा जाता है और मारा जाता है, एंड ही इज एग्जीक्यूटेड इन 1924। ठीक है, और यहाँ पे जो आदिवासी का जो मूवमेंट हो जाता है ये यहीं पे लीडर मरने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूवमेंट है स्वराज इन प्लांटेशन। अब इस प्लांटेशन पे क्या होता है, प्लांटेशन मतलब टी एंड कॉफी गार्डन्स। ठीक है, टी एंड कॉफी गार्डन्स जो हिल टॉप पे होते हैं, वहां पे अभी प्रोटेस्ट कैसे चल रहा था वो देखते हैं। ठीक है, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज मींट राइट टू मूव फ्रीली। अभी ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब था एक जगह से दूसरी जगह फ्री घूमना। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक लॉ इंपोज कर दिया था प्लांटेशन वर्कर्स पे। ये लॉ का नाम है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अभी इनलैंड इमिग्रेशन के हिसाब से क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स प्लांटेशन वर्कर्स है जो हिल टॉप पे काम कर रहे हैं या कॉफी गार्डन्स पे काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पे इनको विदाउट ब्रिटिश परमिशन बाहर निकलने का परमिशन नहीं था। मतलब अगर उनको बाहर भी जाना है तो उनको ब्रिटिशर्स की परमिशन होती थी। ब्रिटिशर्स तो वैसे बाहर जाने ही नहीं देते थे। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या होता था? राइट टू मूव फ्रीली। इट ऑल्सो मीन दैट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज। मतलब वो एक बार जब प्लांटेशन पे काम करना चालू करते थे उनको वहां पे उनके घर पे भी नहीं जाने देते थे ब्रिटिशर्स। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या हो गया? राइट टू मूव फ्रीली। अभी जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हर जगह पे चल रहा था तो यहाँ पे ये जो न्यूज है नॉन कॉपरेशन का ये प्लांटेशन वर्कर्स के पास भी पहुंच जाता है। प्लांटेशन वर्कर्स को समझता है कि चलो अभी यहाँ पे हर जगह पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है, महात्मा गांधी जी सबको इंडिया में सबको हेल्प कर रहे हैं उनके फ्रीडम के लिए, उनके स्वराज के लिए, तो महात्मा गांधी जी अपने को भी बचाने आएंगे। ठीक है। व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज। अभी उन्होंने नॉन कॉपरेशन के बारे में सुना तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स थे वो मानने से मना कर दिया और ये जो प्लांटेशन थे, जो गार्डन्स थे, उन्होंने वो छोड़ना चालू कर दिया और अपने घर जाना चालू कर दिया, अपने गांव जाना चालू कर दिया। दे बिलीव दैट गांधी Raj was coming and everyone would give land in their own villages। अभी उनको क्या लगने लग गया कि महात्मा गांधी जी आएंगे, अपने को बचाएंगे और अपने गांव में सब लोगों को, जो गांधी जी है वो क्या करेंगे? अपने हिस्से की जमीन सबको देंगे। ठीक है। पर यहाँ पे क्या करते हैं? जब अपना जो प्लांटेशन गार्डन छोड़ते हैं, तो प्लांटेशन गार्डन छोड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचते ही आधे रास्ते में ब्रिटिशर्स उनको पकड़ लेते हैं और उनको बहुत ज्यादा पीटा जाता है, उनको मारा जाता है और वापस प्लांटेशन गार्डन पे उनको छोड़ा जाता है। उनको ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी अपने को बचाने आएंगे, पर महात्मा गांधी जी को पॉसिबल नहीं था हर जगह पे जाना, हर सेक्टर्स को, हर जो सेक्शंस ऑफ द पीपल है उनको हेल्प करना। तो यहाँ पे इनकी जो शॉर्ट स्टोरी होती है, सैड स्टोरी होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। लास्ट ब्रिटिशर्स पुलिस ऑफिसर इनको बहुत मारते हैं और वापस प्लांटेशन गार्डन्स पे छोड़ देते हैं। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है ये चौरी चौरा इंसिडेंट्स। अभी यहाँ पे हर जगह पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, ठीक है, अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने देखा कि हर जगह पे कैसे फेल हो रहा है, हर जगह पे चल रहा है। तो यहाँ पे चौरी चौरा नाम का एक गांव होता है, ठीक है, गोरखपुर में। ठीक है। यहाँ पे चौरी चौरा नाम का जो गांव होता है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं एक इन्फ्लेटेड प्राइजेस के लिए। ठीक है। इन्फ्लेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी इसके लिए जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे गलती से जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? गलती से जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है उस पर फायरिंग कर देते हैं, उस पर गोलीबारी कर देते हैं। अभी इसकी वजह से क्या हो जाता है? जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये गुस्से में लोग क्या करते हैं? जितने भी 21-22 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। 21-22 पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उनको पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं और पुलिस स्टेशन में बंद करने के बाद वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं और वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको जिंदा जलाया जाता है। ठीक है। ये है चौरी चौरा इंसिडेंट्स। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट जब हो जाता है तो ये महात्मा गांधी जी ये न्यूज सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और महात्मा गांधी जो होते हैं ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यही रोक देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो उत्तर प्रदेश का जो चौरी चौरा इंसिडेंट है ये जो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे महात्मा गांधी जी को पता चलता है कि इंडियंस ने जिंदा जला दिया है पुलिस ऑफिसर्स को, जो भी ब्रिटिशर्स के हैं। अगर ब्रिटिशर्स को, अगर अपन ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कंटिन्यू रखते तो ये ब्रिटिशर्स है इंडियंस को बहुत मारते। ठीक है। इंडियंस को और ज्यादा सप्रेस करते, उनको और ज्यादा एक्सप्लॉइट करते। इसलिए महात्मा गांधी जी को क्या लगा? अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकना सही रहेगा। ठीक है। अभी ये जब यहाँ पे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोका गया तो सबसे ज्यादा गुस्सा थे भगत सिंह। भगत सिंह महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, पर इसके बाद क्या हो गया? भगत सिंह का जो विश्वास था वो महात्मा गांधी से उठ गया, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हर जगह पे चल रहा था और पैन इंडिया चलने की कोशिश हो रही थी उसकी, पर यहाँ पे महात्मा गांधी जी ये मूवमेंट बंद कर देते वायलेंस की वजह से। ठीक है। अभी टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मतलब अभी वापस एक नया मूवमेंट होगा सिविल डिसोबीडियंस। पहले अपन ने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम अलग है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सीनियर लीडर्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर है। ठीक है। अब ये लीडर्स का क्या मानना है कि जो अपन एक स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं विद इन द कांग्रेस ही, और वो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसिल इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। काउंसिल इलेक्शन में मैंने पहले बताया कि प्रोविंसेस होते थे जहां पे लॉ मेकिंग बॉडी है, और वहां पे ये क्या करेंगे? अभी इनसाइड इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और विद इन द काउंसिल ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे। ऐसा किसका मानना था? ये सीनियर लीडर्स का मानना था। सीनियर लीडर्स मतलब एज से बड़े थे ये लीडर्स। अभी ये जो यंगेस्ट लीडर थे वो टाइम के यंगेस्ट लीडर्स थे, यंगेस्ट लीडर्स लाइक जेएल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन। मतलब उनका ऐसा मानना था कि काउंसिल इलेक्शंस और ये प्रोटेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, इंडियंस ने फुल इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करना चाहिए। ठीक है।
अभी ये लीडर्स का अलग अलग मानना था, ये जो फादर है कुछ और अलग बोल रहे हैं, जो उनके जो सन है, उनके जो बेटे हैं कुछ और बोल रहे हैं, मतलब विद इन द कांग्रेस व्यूज अलग अलग थे, ठीक है। अभी इसके बैकग्राउंड में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने लग जाते हैं, जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, डिमांड इकोनॉमिक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलते हैं और जो पूरी इकोनॉमी जो अच्छी से चल रही होती है वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। जो पीजन्स होते हैं दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू, तो फिर इंडिया में जितने भी पीजन्स होते हैं उतने जो फार्मर्स होते हैं वो अपना हार्वेस्ट है, अपने जो क्रॉप्स है वो सेल नहीं कर पाते और उसके ऊपर से जो रेवेन्यू वो पे नहीं कर पाते, ठीक है। तो अभी ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो चल रहा है, अभी यहाँ पे दो टाइप्स के आइडियोलॉजीज है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, एक नई कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, एक कैपिटलिस्ट होता है और एक सोशलिस्ट होता है, ठीक है। अभी जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो चल रहा था ये सब कैपिटलिस्ट कंट्रीज में चल रहा था। फॉर एग्जांपल यूएसए में डिप्रेशन चल रहा था, यूके में डिप्रेशन चल रहा था, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में डिप्रेशन चल रहा था। पर एक सोशलिस्ट कंट्री थी जहां पे इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं चल रहा था, उसका नाम है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब आज प्रेजेंट का रशिया, जिन्होंने ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट की थी और वो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी से चल रही थी। और यही एक रीजन था, आज भी जो झगड़े होते हैं ये दो आइडियोलॉजी के हिसाब से होते हैं। कैपिटलिस्ट झगड़ा करते हैं सोशलिस्ट है, ठीक है। कैपिटलिस्ट बोलते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, सोशलिस्ट बोलते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, ठीक है। और इंडिया में एक ही लीडर होता है जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जिसका नाम है भगत सिंह, ठीक है। ये भगत सिंह इंडिया में यही एक लीडर होता है जो सोशलिज्म को फॉलो करता है और इंडिया में सोशलिज्म लाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। अभी यही एक रीजन होता है सोशलिज्म का कि भगत सिंह की डेथ हो जाती है या भगत सिंह को फांसी दी जाती है, यही सोशलिज्म एक रीजन है, क्योंकि ये इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, जिसमें जो कैपिटलिस्ट कंट्री है सब इकोनॉमिक डिप्रेशन के शिकार होते हैं और ये सोशलिस्ट कंट्री यूएसएसआर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा होता है, वो शाइन कर रहा होता है, ठीक है। अभी जब भगत सिंह जेल में होता है तो वो एक बुक पढ़ रहा होता है लेनिन की सोशलिज्म पे बुक पढ़ रहा होता है। और ये भगत सिंह जो होता है ये अगर ये ऐसा लीडर होता है जो इंडिया में सोशलिज्म लाने की कोशिश कर रहा होता है। और इंडिया में पहले ही कैपिटलिस्ट लोग हैं, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स है ये भी कैपिटलिस्ट है और इंडिया में बिजनेसमैन भी हुआ करते थे, ठीक है। इंडिया में बिजनेसमैन है, ब्रिटिशर्स है, पहले से ही बैठे हैं, तो ये कैपिटलिस्ट लोग हैं। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कैसे इंडिया में आने देते, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट इंडियन बिजनेसमैन को और ब्रिटिशर्स को क्या लगने लग गया कि अगर भगत सिंह जेल से छूट गए और भगत सिंह बाहर आ गया तो ये महात्मा गांधी जी से भी बड़ा लीडर बनेगा और इंडिया में सोशलिज्म लेके आएगा। और सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है कि सोशलिज्म का कंसेप्ट मतलब जो प्रॉपर्टी होती है सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सब लोगों को इक्वली बेनिफिट रिसोर्सेस मिलने चाहिए। और ये इससे सबसे ज्यादा डर रहे थे इंडियन बिजनेसमैन। तो इंडियन बिजनेसमैन को क्या लगा कि अगर भगत सिंह जेल में से छूट गए तो अपन भिखमंगे हो जाएंगे, अपन भिखारी हो जाएंगे, इसलिए भगत सिंह को फांसी की दो दिन पहले ही उसको फांसी दी गई और ये सोशलिज्म का जो इंडिया में आने वाला जो कंसेप्ट था वो वही खत्म हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। बहुत लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी जी की वजह से भगत सिंह की डेथ हुई, ऐसा कुछ नहीं था। ये सोशलिज्म, ये जो कंसेप्ट है, कैपिटलिस्ट लोग है, दे शुड बी कंसिडर एज गिल्टी फॉर द डेथ ऑफ भगत सिंह, ठीक है। चलो, अभी वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद ये डिप्रेशन एक जगह पे चल रहा था, साइमन कमीशन भी इंडिया में था। अभी साइमन कमीशन जब इंडिया में आ रहा था, साइमन कमीशन ये टोरी गवर्नमेंट था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिशर्स का या ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था टोरी, उसकी गवर्नमेंट थी, उसने ये कमीशन इंडिया में भेजा था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो सिस्टम चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए इंडियंस के बेनिफिट के लिए और कैसे कैसे चेंजेस लाने चाहिए जिससे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और स्मूथली रन हो। इसके लिए ये कमीशन इंडिया में भेजा होता है। पर इसकी आयरनी ऐसी होती है कि इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है, ये कमीशन इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए आया, पर इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इंडियंस ने उसको क्या किया, अपोज किया और इसके लिए स्लोगन्स भी रेस किए गए, साइमन गो बैक, ठीक है। अभी कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग सब लोगों ने इसको इक्वली प्रोटेस्ट किया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था और इंडियंस के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अभी नेक्स्ट है डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। अभी डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। पूर्ण स्वराज मतलब पहले स्वराज का कंसेप्ट कैसा था, डोमिनियन स्टेटस का था, मतलब इंडिया को ऑटोनॉमी तो मिलेगी, इंडियंस अपना इंडिया खुद चला सकते हैं, कंट्री चला सकते हैं, पर इंडिया के सर पे कौन बैठेगा, ब्रिटिशर्स बैठेंगे। पर पूर्ण स्वराज का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है, इंडिया विल बी अ सोवरिन कंट्री। सोवरिन कंट्री मतलब क्या, इंडिया के सर पे कोई नहीं बैठेगा, इंडिया अपना खुद कंट्री चलाएगा और इंडिया खुद अपना कंट्री मेंटेन करेगा, ठीक है। अभी इसके बैकग्राउंड में जो लॉर्ड इरविन है वो क्या करता है, एक अनाउंसमेंट कर देता है, वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मैंने अभी बताया, डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या कि इंडिया को ऑटोनॉमी दी जाएगी, इंडिया अपना खुद कंट्री चला सकते हैं, इंडियंस अपना कंट्री चला सकते हैं, पर इंडियंस के सर पे कौन बैठेगा, ब्रिटिशर्स बैठेंगे। तो उसके लिए ये डिसीजन, ये डिस्कस करने के लिए वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
पर कांग्रेस के लीडर्स को पता होता है कि ये जो ब्रिटिशर्स है फॉर द टाइम बिंग अपना जो प्रोटेस्ट है उसको खराब करने के लिए या अपना टाइम वेस्ट करने के लिए ये एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक है। और जो लिबरल्स भी थे इंडिया में, जो मॉडरेट्स थे, वो डोमिनेंस स्टेटस को पहले फॉलो करते थे, पर उन्होंने वो डोमिनेंस स्टेटस को भी फॉलो करना बंद कर दिया या डोमिनेंस स्टेटस को भी मानना बंद कर दिया, ठीक है। अभी लाहौर सेशन में क्या डिक्लेरेशन होता है कि पूर्ण स्वराज मतलब हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको कोई डोमिनेंस स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, मतलब ब्रिटिश हमारे सर पे होने नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो अभी ये लाहौर सेशन में फुल डिक्लेरेशन, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन होता है। अभी ये मीटिंग कब होती है? दिसंबर 1929 में। अभी ये डिक्लेरेशन साइन कब होता है? 26 जनवरी 1930 में साइन होता है। अभी ये 26 जनवरी, ये डेट देखो, अभी ये पूर्ण स्वराज डे है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन है वो हो रहा है। और ये डेज को ही इंपॉर्टेंस देने के लिए आज जो अपन रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट करते हैं, पूर्ण स्वराज डे को इंपॉर्टेंस देने के लिए। और इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट भी 26 जनवरी रखा है, मतलब 26 जनवरी से पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, पर उसका जो कमेंसमेंट डेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होने का डेट है, वो 26 जनवरी रखा, क्योंकि ये जो कंप्लीट पूर्ण स्वराज का जो डे है उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अभी यहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, सॉल्ट मार्च का एक तैयारी करते हैं। उसमें भी महात्मा गांधी जी पहले एक लेटर लिखते हैं, ठीक है। अभी ये लेटर में महात्मा गांधी जी 11 डिमांड्स रखते हैं, किसके सामने? इरविन के सामने। इरविन को बोलते हैं कि हमारे 11 डिमांड्स है, अगर ये 11 डिमांड्स हमारे पूरी नहीं होगी तो हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये 11 डिमांड्स में एक डिमांड सॉल्ट की भी होती है, सॉल्ट टैक्स की, ठीक है। अभी इंडिया में जितना भी सॉल्ट बनता है वो टाइम पे बन रहा होता है, उस पर मोनोपोली होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अभी मोनोपोली मतलब क्या? इंडिया में जितना भी सॉल्ट बन रहा है वो मैन्युफैक्चर करेगा, उसकी जो मोनोपोली है वो ब्रिटिशर्स की होगी। मतलब इंडिया में सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर ब्रिटिशर्स करेंगे, सेल भी ब्रिटिशर्स करेंगे, उसके प्राइसेस डिटरमाइन भी ब्रिटिशर्स करेंगे, उसके ऊपर टैक्सेस भी इंपोज ब्रिटिशर्स करेंगे। उसको क्या बोला जाता है? मोनोपोली। तो टैक्स पे जो इंडिया में जितना भी जो सॉल्ट था उसके ऊपर जो मोनोपोली थी वो ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को ये जो टैक्स है, ये ऐसा सिंबल मिल गया कि जो भले आदमी अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, रिच है, पुअर है, बिजनेसमैन है, वर्कर है, कोई भी हो, इक्वल अमाउंट में टैक्स लोग जो सॉल्ट है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये जो सॉल्ट है, ये एक रीजन बन जाता सब लोगों को यूनाइट करने में, सब लोगों को फाइट करने में। महात्मा गांधी जी फाउंड द सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। एक सिंबल बन जाता जो पूरे लोग, सब सॉल्ट का तो प्रॉब्लम सभी लोगों को होता, तो इससे लोग क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते, ठीक है। कंज्यूम बाय द रिच एंड पुअर अलाइक, भले आदमी अमीर हो गरीब हो, सब इक्वली उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ द फूड एंड द टैक्स ऑन द सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली। मतलब जो टैक्स पे जो सॉल्ट था उसके ऊपर मोनोपोली किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। और जो ब्रिटिशर्स थे वो उस पर अपने हिसाब से टैक्स इंपोज करते थे। अभी यहाँ पे वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए जो महात्मा गांधी जी ने जो लेटर लिखा होता है, इरविन उसको रिजेक्ट कर देता है कि मैं तुम्हारी एक भी डिमांड पूरी नहीं करूंगा। तो महात्मा गांधी जी क्या कर देते? सॉल्ट सत्याग्रह शुरू कर देते। अब ये जो सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे तुम लोग मैप में देख सकते हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट है साबरमती आश्रम, ठीक है। ये साबरमती आश्रम से यहाँ से वो स्टार्ट होता है सत्याग्रह। यहाँ से वॉक करते करते महात्मा गांधी जी के साथ 78 वॉलंटियर्स होते हैं और ये लास्ट तक पहुंचते हैं। उसका एंड पॉइंट है दांडी, ठीक है। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद कर लेना। स्टार्टिंग पॉइंट है साबरमती आश्रम, डेस्टिनेशन कहां पहुंचना है? दांडी मार्च, दांडी तक पहुंचना है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 385 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, मतलब 240 माइल्स, मतलब 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर होता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने कितना वॉक किया? 385 किलोमीटर वॉक किया। कितने दिनों में? 24 डेज में, ठीक है। कितने लोग थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? गांधी जी थे खुद और 78 वॉलंटियर्स थे। अभी ये जो प्रोटेस्ट है सॉल्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च को स्टार्ट होता है। और वहां पे सॉल्ट सत्याग्रह कंप्लीट कब होता है? 6 अप्रैल को कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे जाके दांडी में जाके महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? अपना सॉल्ट खुद प्रोड्यूस करते हैं और जो सॉल्ट टैक्स है उसको ब्रेक करते हैं, जो ब्रिटिशर्स है उनके रूल्स ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुल सत्याग्रह सॉल्ट सत्याग्रह। अभी सॉल्ट सत्याग्रह जब 6 अप्रैल को खत्म हो जाता है तो बिगिनिंग हो जाती है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की। सब लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो अभी ब्रिटिशर्स को महात्मा गांधी जी ने अपोज कर दिया है। लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोग वापस से एक फुल स्केल प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या आ रहा था? thousands in different parts of the country broke the salt law। इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में लोगों ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, डेमोन्स्ट्रेटेड इन गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और गवर्नमेंट की जितने भी सॉल्ट फैक्ट्रीज थे उसके सामने ही उन्होंने सत्याग्रह किए। और उन्होंने और क्या क्या किया ये प्रोटेस्ट में?
फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड, मतलब जितने भी ब्रिटिश मेड या यूरोपियन मेड गुड्स होते थे उसको बॉयकॉट करना चालू कर दिया। जो लिकर शॉप्स थे, इंग्लिश दारू के दुकान थे, उसको वहां पे इंडियंस का जाना बंद कर दिया। जो विलेज ऑफिशियल्स थे या ब्रिटिशर्स के लिए काम करने के लिए जितने भी ऑफिसर्स होते थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब जॉब्स छोड़ दिए, ठीक है। और पीजेंट्स ने जो लैंड रेवेन्यू था वो पे करने से मना कर दिया। उन्होंने चौकीदारी टैक्स भी पे करने से मना कर दिया। यहाँ पे ध्यान दो, चौकीदारी टैक्स क्या होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा विलेज है, ये विलेज को रेगुलेट करने के लिए, ये विलेज को मेंटेन करने के लिए एक चौकीदार अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। अभी ये चौकीदार जो था, ये चौकीदार सब ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था, ब्रिटिशर्स को टैक्सेस पे करता था और पूरे विलेज को कोऑर्डिनेट करता था, पूरे विलेज को मेंटेन करता था। अब ये चौकीदार को टैक्स देने, ये चौकीदार को सैलरी देने के लिए अलग से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उसको बोलते हैं चौकीदारी टैक्स, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड में लोगों ने जो फॉरेस्ट के भी जो लॉस थे उसको ब्रेक करना चालू कर दिया। आदिवासी लोगों ने फॉरेस्ट में एंटर करना चालू कर दिया, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। अभी ये प्रोटेस्ट के इफेक्ट क्या हुए, ठीक है। ब्रिटिश ने ये रिएक्शन क्या दिया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को। गवर्नमेंट अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया। नियरली 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, ठीक है। वायलेंट क्लैशेस हैपेंड इन मेनी प्लेसेस, मतलब जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट थी वो वायलेंट में कन्वर्ट हो गई, वायलेंस हो गया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को मारा गया, सत्याग्रही को मारा गया। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सत्याग्रही को बहुत मारा, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, वुमेन्स भी थे, ठीक है। अभी 1 महीने बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो सोलापुर में एक वायलेंस ब्रोक आउट हो जाता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अटैक कर देते हैं पुलिस पोस्ट पे, पुलिस बिल्डिंग्स पे, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लो कोर्ट्स में और रेलवे स्टेशन जो होते थे वो ब्रिटिशर्स की जो प्रॉपर्टी होती थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, ठीक है। अभी जो अब्दुल गफर खान है, ये महात्मा गांधी जी के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, महात्मा गांधी जी को फॉलो करते थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930s में, ठीक है। ये किसका रिएक्शन था, ये सब ब्रिटिशर्स का रिएक्शन था। अभी नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा होता है वो वापस नॉन वायलेंट पे जो वापस है जो वायलेंस पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड में जब ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंडियंस को मार रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको जेल में डाल दिया होता है, उनको अरेस्ट किया होता है, बूढ़े बच्चे औरतें सबको ये ब्रिटिशर्स मार रहे होते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में जो इरविन होता है वो महात्मा गांधी जी से एक डील करता है, ठीक है। महात्मा इरविन जो होता है वो महात्मा गांधी जी को बोलता है कि मैं सब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को उनको जेल में से छोड़ दूंगा, इंडियंस को मारना बंद कर दूंगा अगर आप ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है ये अभी के अभी बंद कर दे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ पार्टिसिपेट करे। तो महात्मा गांधी जी को क्या लगता है कि अभी पहले ही जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो अच्छा है कि अपन क्या करते हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये अभी बंद कर देते हैं। और इससे क्या हो जाएगा, जो जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स है वो तो बाहर आ जाएंगे और इंडियंस को ये ब्रिटिशर्स मारना बंद करेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी पैक्ट साइन करते हैं, महात्मा गांधी जी इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। अभी ये गांधी इरविन पैक्ट ये 5 मार्च को साइन किया जाता है 1931 में। कौन से 2 लोगों के बीच में, एक तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड क्यों बोलना, इरविन के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, बाय द गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अभी ये पैक्ट के हिसाब से महात्मा गांधी जी क्या उनको क्या डील होती है कि महात्मा गांधी जी जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक देंगे और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये देखो, ये है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे महात्मा गांधी जी बैठे, ठीक है, यहाँ पे अंबेडकर जी भी बैठे, ठीक है। चलो अभी ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है, महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके लिए लंदन जाते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। ये लंदन में उसकी मीटिंग होती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। पर यहाँ पे जब महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है इंडिया के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। इरविन जो होता है उसने एक गेम प्लान किया होता है कि जो प्रोटेस्ट है कैसे तो भी रुक जाए, और ये प्रोटेस्ट रोकने के लिए महात्मा गांधी जी को उसने महात्मा गांधी जी को बेवकूफ बनाया होता है। तो वहां पे जब महात्मा गांधी जी मीटिंग में जाते हैं तो इंडिया के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, महात्मा गांधी जी को एंटरटेन नहीं किया जाता और महात्मा गांधी जी नाराज होके वापस इंडिया पहुंच जाते हैं। पर इंडिया आने के बाद वो डिस्कवर करते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पे इंडिया में कुछ तो भी अलग ही सिनारियो चल रहा है। ये इरविन क्या करता है, महात्मा गांधी जी अगर वहां गए होते हैं, लंदन में होते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में सारे नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को वापस जेल में डाल देता है, कांग्रेस लीडर्स को बहुत मारा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है, एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी जब आने के बाद, लंदन से आने के बाद देखते हैं कि ये जो इरविन है इसने तो पूरा गेम ही उल्टा कर दिया है, यहाँ पे जितने भी नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स है वो जेल में हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन टैग दे दिया है और जितने भी प्रोटेस्ट है उसको बैन कर दिया है ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ऐसे बैकग्राउंड में क्या कर देते हैं, एक वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। पर ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में
ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते और ये जो मोमेंटम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 1934 में खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद ये खत्म क्यों होता है? ये जो दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं, वो महात्मा गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? देखो, अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं, उनका अलग अलग स्वराज का मतलब है और वो अलग अलग लेवल से महात्मा गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं या स्वराज के कंसेप्ट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। पहले कौन है? रिच सपोर्टर्स, दैट इज पीजेंट्स। ठीक है, अभी ये जो रिच पीजेंट्स थे जिनके पास ठीक ठाक पैसे थे और पुअर पीजेंट्स से ज्यादा पैसे हुआ करते थे इनके पास, ठीक है, तो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिच पीजेंट्स कमिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दे वर एक्टिव इन द मूवमेंट। अभी ये जो पाटीदार्स, जो मतलब पैसे वाले जो लोग थे, इन्होंने मूवमेंट को, स्वराज के जो कंसेप्ट को उन्होंने एग्री किया और उन्होंने मूवमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिवली सपोर्ट किया। दे वर हार्ड हिट बाय द डिप्रेशन, जो डिप्रेशन था उसकी वजह से बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुई थी, जो ट्रेड नहीं चल रहा था, उनके क्रॉप्स नहीं ठीक से ग्रो हो रहे थे। ठीक है, और जो प्राइसेस कम हो रही थी उसकी वजह से भी उनकी जो उनका जो लाइफस्टाइल था वो खराब हो रहा था, उनका जो सर्वाइवल था वो खराब होने लग गया था। दे बिकेम द इंथुसियास्टिक सपोर्टर्स। अब ये जो प्रॉब्लम्स उनको चल रहे थे इसलिए उन्होंने वो प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट किया। ठीक है, अभी इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है? इनके लिए स्वराज का मतलब है स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। ब्रिटिशर्स जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे इनसे क्रॉप्स के लिए और अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करते थे, इसके लिए उनके इसके अगेंस्ट जो फाइट करना था, उनके लिए ये स्वराज का मतलब था। ठीक है, अभी नेक्स्ट है पुअर पीजेंट्स। अभी जो पुअर पीजेंट्स थे ये मतलब गरीब लोग हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टन। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये पुअर पीजेंट्स में इनका जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा अनसर्टन हुआ। ये वर्कर्स कभी सपोर्ट करते थे, कभी नहीं सपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाथ मिला लिया था ये रिच पीजेंट्स से। ठीक है, और ये जो वर्कर्स है वो पुअर पीजेंट्स जो होते थे ये रिच पीजेंट्स के अंडर में काम करते थे और ये रिच पीजेंट्स ये पुअर पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे ज्यादा काम करा के लेते थे, उनसे लैंड रेवेन्यू भी एक्सट्रैक्ट करते थे। स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटेड लैंड दे हैव रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। मतलब जो लैंडलॉर्ड से उन्होंने एक जमीन है वो रेंट पे ली होती है, उसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं और ये जो पीछे के ये जो तालुकदार है ये इनसे क्या कर रहे होते हैं? रेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और डिप्रेशन की वजह से इनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए रहते, वो रेंट अपना जो रेंट है वो पे नहीं कर पा रहे होते तालुकदार्स को, लैंडलॉर्ड्स को। और स्केर्ड ऑफ अपसेटिंग द रिच, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको क्या लगा, अभी अगर ये रिच पीजेंट्स को हमने वापस उनको अपसेट कर दिया, उनको गुस्सा आ गया कि अपन पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ये जो रिच पीजेंट्स है वो अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए कांग्रेस डिडंट सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन। इसलिए कांग्रेस ने ये जो पुअर पीजेंट्स है उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके प्रोटेस्ट में सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनका ये इसमें क्या पार्टिसिपेशन था, उन्होंने स्वराज में कैसे पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे हु मेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, अभी इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया था वर्ल्ड वॉर वन में, बहुत सारा गुड प्रोड्यूस कर रहे थे और वो हर जगह पे सेल कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। और वो जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन मतलब ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो अगर बाहर यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते थे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। मतलब जितने भी गुड्स, इंडियन गुड्स अगर ब्रिटेन में सेल हो रहे हैं तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेशन इंपोज किया जाता था, जिससे क्या हो जाए कि इंडिया के गुड्स ब्रिटेन में नहीं सेल होने चाहिए या एक्सपेंसिव दिखने चाहिए, लोग उसको परचेस नहीं करने चाहिए। ठीक है, पर ब्रिटिश मेड गुड्स, जितने भी मशीन मेड गुड्स थे वो इंडिया में सेल होते थे, उसके ऊपर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन को अच्छा नहीं लगता था, ये बिजनेसमैन इससे गुस्सा होते थे, तो वो उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और जितने भी इंपोर्ट ऑन फॉरेन गुड्स, मतलब जो भी टैक्सेस और प्रोटेक्शन उन्होंने इंपोज किया था कि जितने भी इंडियन गुड्स है वो यूरोपियन कंट्रीज में सेल नहीं होने चाहिए, उसके अगेंस्ट भी इनका प्रोटेस्ट था। ठीक है, अभी ये इंडस्ट्रीज लोगों ने क्या फॉर्म किया, दे फॉर्म इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ये दो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म की, एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस है 1920 में फॉर्म की, और एक है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, फिक्की, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में कैसा मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडिया में मार्केट कैसे चल रहा है, ये लोग डिसाइड करते हैं इंडिया में। ये 1927 में बनी है और ये फिक्की जो है ये आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो टाइम के, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीडी बिरला, उन्होंने ये मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और उनके स्वराज के लिए इनका स्वराज का मतलब क्या होता था, इंपोर्ट मतलब फ्री टैक्सेस, फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। ठीक है, किसको, सब मूवमेंट्स को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सत्याग्रह थे उसको उन्होंने असिस्टेंस दिया। और उन्होंने जो जितने भी फॉरेन गुड्स थे, जितने भी इंपोर्टेड गुड्स थे उसमें डील करना, उसमें ट्रेड करना बंद कर दिया। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेसेस ग्रुप्स वेर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक।
मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिजनेसमैन को क्या लगा कि महात्मा गांधी जी अभी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी स्वराज लेके आएंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और फिर अपने जो गुड्स है इंडस्ट्रीज को क्या लगा कि अपनी जो इंडस्ट्रीज है वापस से फ्लरिश होंगी, अपना प्रॉफिट बढ़ेगा और वापस अपन डेवलपमेंट की ओर चलेंगे। पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनफॉर्चुनेटली जो है वो फेल हो जाता है। महात्मा गांधी जी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, वहाँ पे महात्मा गांधी जी को एंटरटेन नहीं किया जाता है, और इससे क्या सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन हो जाता है, नाराज़ कौन हो जाता है, बिजनेसमैन नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, अभी बिजनेसमैन को जो बिजनेसमैन है वो ये दे वर वरीड अबाउट दिस थिंग्स, उनको डर लगता था ये चीज़ों से। एक तो मिलिटेंट एक्टिविटीज से, मिलिटेंट एक्टिविटीज मतलब एक गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते थे बिजनेसमैन को मारने के लिए। बिजनेसमैन के पास बहुत ज़्यादा जमीन हुआ करती थी, ठीक है, उनकी फॉरेस्ट में जमीन होती थी, उनकी बाकी एरियाज में जमीन होती थी, तो जितने भी आदिवासी लोग थे, पुअर पीजेंट्स थे, वो क्या करते थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को मारते थे और जमीन अपने नाम पे कर लेते थे। ठीक है, तो ये मिलिटेंट एक्टिविटीज से वो बहुत डरते थे। ठीक है, अभी और वो जो हर जगह पे इंडिया में हर जगह पे सत्याग्रह चल रहा है, हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है, हर जगह पे वायलेंस चल रहा है, नॉन वायलेंट एक्टिविटीज चल रही है, तो ऐसे टाइम पे वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे अच्छी से फ्लरिशिंग। बिजनेस के लिए एक स्टेबल एनवायरमेंट लगता है, और ऐसे अनस्टेबल एनवायरमेंट में वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अभी और सोशलिज्म का मैंने बताया, जो भगत सिंह जो था वो सोशलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करता था, और ये इंडियन बिजनेसमैन जो थे, कोई भी बिजनेसमैन हो वो सोशलिज्म के कंसेप्ट से डरता था कि सोशलिज्म के कंसेप्ट में अपने को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो लैंड है, वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो ये बिजनेसमैन सोशलिज्म से भी बहुत डरते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अभी ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने कैसे किया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने स्वराज में कैसे पार्टिसिपेट किया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द लार्ज नंबर। अभी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इन्होंने लार्ज नंबर में सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्सेप्ट नागपुर रीजन। नागपुर रीजन में कुछ लोगों ने, महात्मा गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर, मतलब ऐसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेसमैन जब जितने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आ रहे थे, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स उनसे दूर जा रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के सबसे ज्यादा दुश्मन कौन थे, या उनको एनिमी कौन मानते थे, ये एनिमी किसको मानते थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मानते थे, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन को मानते थे। क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो डिमांड्स थे क्या थे कि उनको ज्यादा वेजेस चाहिए, कम आवर्स ऑफ वर्किंग चाहिए, अच्छे वर्किंग कंडीशंस चाहिए, वो फाइट कर रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में। पर इंडस्ट्रियलिस्ट किसको सपोर्ट कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। और कोई भी प्रोटेस्ट चलाने के लिए तुमको पैसे की जरूरत होती है, और पैसे कौन प्रोवाइड कर रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग प्रोवाइड कर रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कभी सपोर्ट नहीं कर पाई, और इसीलिए वर्कर्स ने भी कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रोटेस्ट में सपोर्ट नहीं किया। पर एक्सेप्शंस थे, कुछ वर्कर्स ने, महात्मा गांधी जी के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे, उन्होंने फिर भी सपोर्ट किया। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। और उन्होंने जो महात्मा गांधी जी के जो नॉन वायलेंट के जो आइडियाज थे वो अडॉप्ट करके उन्होंने जो प्रोटेस्ट रन किए, लाइक बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया एज अ पार्ट ऑफ देयर मूवमेंट अगेंस्ट द लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। मतलब इनकी क्या डिमांड्स थी, वेजेस एक तो कम है, जो इंडस्ट्रीज लोग हैं उनको पैसे कम पे कर रहे हैं, और जो पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब उनकी जो काम करने की फैक्ट्री में जो कंडीशन है वो भी खराब है, उसके अगेंस्ट में ये क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे गांधी जी के आइडियाज यूज करके। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया वर्कर्स को। ठीक है, देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर्स। अभी जो रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने भी स्ट्राइक कर दिए, यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, रेलवे रोक दिए। ठीक है, एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। डॉक वर्कर्स मतलब कौन होते हैं, जो शिप यार्ड पे जो काम करते हैं उनको डॉक वर्कर्स बोला जाता है, गोडाउन पे जो काम करते हैं उनको। ठीक है, अभी इन 1930 thousands ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर माइन वोर गांधीज कैप। अभी छोटा नागपुर माइन में जो वर्कर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, कैसे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने गांधी के कैप पहने, ठीक है, और प्रोटेस्ट किया और बॉयकॉट कैंपेन रन किए। ठीक है, बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द वर्कर्स डिमांड्स एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। पर जो कांग्रेस थी उन्होंने कभी ये वर्कर्स के डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि अगर ये वर्कर की डिमांड पूरे कर देते और इनके लिए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्ट करती तो गुस्सा हो जाते बिजनेसमैन। ठीक है, इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब उनको क्या लगा, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग नाराज हो गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करना छोड़ दिए तो वो पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगे। पैसे सत्याग्रह जो है उसके लिए फंडिंग चाहिए होता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो प्रोवाइड करते थे रिच पीजेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वुमेन पार्टिसिपेशन। इंडिया में जो वुमेन्स थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया ये सब प्रोटेस्ट में। इंडियंस जो वुमेन थे वो बहुत ज्यादा हर प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, बल्कि जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। पर जो गांधी जी थे, गांधी जी का क्या मानना था, गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो औरत है, जो एक वुमेन है सोसाइटी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके परिवार को संभालना, उसके पति को संभालना, उसके बच्चे को संभालना। ठीक है, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो थे वो कभी हायर अथॉरिटी या हायर पोजीशन वुमेन्स को कभी देते नहीं थे उनके जो पार्टी में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन। ये क्या है, वुमेन की ड्यूटी है टू लुक आफ्टर द होम, घर पे देखना, बी अ गुड वाइफ एंड अ गुड मदर, ऐसा महात्मा गांधी जी बोलते थे। ठीक है,
ये था वुमेन पार्टिसिपेशन। अभी लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे उसके क्या लिमिट्स थे यहाँ पे ध्यान दो। पहला है दलित। दलित लोग जो है ये सोसाइटी में या जो इंडिया में जो पहले कंसेप्ट हुआ करता था अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये पहले होता था, आज नहीं होता है। ये अनटचेबिलिटी, ये जो दलित लोग है, ये बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन सहन किया है अपर कास्ट के लोगों से। ये दलित लोग जो है ये बैकवर्ड कास्ट के लोग हुआ करते थे, जिनको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था, उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था, उनको जो क्लीनलीनेस की जो जितनी भी एक्टिविटीज है उनको करनी पड़ती थी। ठीक है, अगर उनको गांव में भी अगर एंट्री मिल रही है तो एंट्री में भी उनको उनके साथ क्या करना पड़ता था, झाड़ू लेके चलना पड़ता था, उनके फुट स्टेप्स जो है उनको रब करते जाना पड़ता था। उनको उनके साथ एक अर्दन पॉट जो होता है वो लेके घूमना पड़ता था। वो पॉट क्यों लेके घूमना पड़ता था कि एक दूसरी जगह वो स्पिट नहीं करे, वो थूके नहीं, उनको जो थूकना है वो पॉट में थूके। उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस में आना अलाउड नहीं था, उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं करते थे। ठीक है, उनको फिर जो अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस में आना भी अलाउड किया तो उनको चेयर पे बैठना अलाउड नहीं था, उनको नीचे बिठाते थे। तो ऐसे बहुत सारे उनके साथ ह्यूमिलिएशन, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता। ठीक है, तो ये अपर कास्ट के लोग उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, तो ये दलित लोग जो थे इन्होंने कभी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसमें अपर कास्ट के लोग ज्यादा थे। ठीक है, अपर कास्ट के लोग थे, तो दलित लोगों को क्या लगता था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये अपर कास्ट लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें दलित लोगों का सुना नहीं जाएगा, दलित लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कभी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। फॉर द लॉन्ग टाइम कांग्रेस इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज, मतलब जो कट्टर हिंदू लोग थे, जो कास्टिज्म पे बिलीव करते थे, अपर कास्ट लोअर कास्ट में बिलीव करते थे, तो कांग्रेस को क्या लगा कि ये सनातनी लोग गुस्सा नहीं होना चाहिए, जो ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द लोग इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में होते थे। गांधी जी सपोर्टेड दलित। अभी महात्मा गांधी थे, इन्होंने बहुत अच्छे से दलित लोगों को सपोर्ट किया। उन्होंने बल्कि एक नया वर्ड उनके लिए इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं हरिजन। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, अभी महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब तक इंडिया में अनटचेबिलिटी चल रही है, इंडिया को इंडिपेंडेंस अगले 100 साल तक नहीं मिलेगा, जब तक ये इंडिया में अनटचेबिलिटी चल रही है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, मतलब कोई जो दलित लोग हैं उनको टच नहीं करेगा। ठीक है, ये जो अनटचेबिलिटी है, लोअर कास्ट अपर कास्ट का जो कंसेप्ट है, महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि जब तक ये चलते रहेगा, ये लोगों के सुपरस्टिशन या ये गलत मान्यताएं लोगों की जब तक बंद नहीं होगी, इंडिया को ब्रिटिशर्स से मुक्ति नहीं मिलेगी। और दलित लोगों का ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिश लोग हैं यही सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, यही जो अपना जो है अपने को अपर स्टेटस दे सकते हैं, यही अपनी जो कंडीशन है वो ठीक कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने कभी किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अभी जो गांधी जी थे, गांधी जी ये दलित लोगों के लिए या हरिजन के लिए क्या क्या करते थे। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेंपल्स। यहाँ पे फोटो देख सकते हो, महात्मा गांधी जी सत्याग्रह कंडक्ट करते थे, दलित लोगों को खुद लेके जाते थे, मंदिरों में एंट्री देते थे, वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करते थे। दलित लोगों के लिए महात्मा गांधी जी खुद गटर साफ करते थे, क्योंकि जो गटर साफ करने का जो काम होता था वो दलित लोगों का हुआ करता था। तो महात्मा गांधी जी ने अपर कास्ट के लोगों को समझाया, खुद गटर साफ करके ऐसा समझाया कि ये मैं काम कर रहा हूं, ये तुम्हारा भी काम है, बस दलित लोगों का काम नहीं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं, तो पहले ये जो क्लीनिंग एक्टिविटीज होती थी ये दलित लोगों की होती थी, और महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये जो एक्टिविटीज है ये हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लीनलीनेस। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड्स ऑफ दलित। अभी दलित लोगों की क्या डिमांड्स है, उनको क्या चाहिए, रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जितने भी इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए उसमें उनको रिजर्व सीट्स चाहिए। ठीक है, मतलब जो कुछ सीट्स है वो बस उनके लिए ही होनी चाहिए। उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब यहाँ पे ध्यान दो क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक गांव है समझो, ठीक है, इसको पूना कंसिडर कर दे। अभी पुणे में अगर ये स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पे अगर मेजोरिटी ऑफ द लोग है ये दलित है, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या, यहाँ का जो लीडर होगा, जो इलेक्टेड लीडर होगा, कौन सा लीडर, इलेक्टेड लीडर होगा, ये कंपलसरी दलित होगा। और इसको इलेक्ट कौन करेगा, इसको यहाँ ये वाले एरिया के बस दलित लोग ही इलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर बाकी रिलीजन्स के भी लोग रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदूज रह रहे हैं, ठीक है, गुजराती रह रहे हैं, मराठी रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। दलित लोग ही, बस दलित लोगों को ही वोटिंग का अधिकार होगा, और वोट किसको करेंगे, बस दलित आदमी को ही वोट करेंगे। इसको क्या बोला जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो दलित लोगों की क्या डिमांड थी, उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए जहां पे दलित लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। बिलीव पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। उनको क्या लगा कि ये जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमको मिलेगा, ये पॉलिटिक्स में हमको एंट्री मिलेगी, हमको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नमेंट में, तभी हमारी जो बैकवर्ड कंडीशन है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, तो ये जो दलित लोगों का पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस में वो बहुत लिमिटेड था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, यहां पे बात समझ रही है।
अभी यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने क्या किया, अम्बेडकर जी थे ये भी दलित लोगों को सपोर्ट करते थे, ये इनके लीडर थे। ऑर्गेनाइज दलित इनटू डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, उन्होंने एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फॉर्म किया 1930 में। अभी ये जो अम्बेडकर जी थे इनको क्या चाहिए था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या हो जाता कि ज्यादा से ज्यादा दलित लोगों को पार्टिसिपेशन मिलता, उनकी कंडीशन अच्छी हो जाती, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने बी आर अम्बेडकर जी की जो उनके जो डिमांड्स थी वो मान ली थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। पर यहाँ पे महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया दलित लोगों को तो इससे जो इंडिया है वो और ज्यादा डिवाइड हो जाएगा और लोगों में और ज्यादा एंगर और गुस्सा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है महात्मा गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी बैठ जाते हैं फास्ट अंटिल डेथ पे, महात्मा गांधी जी धरने पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे अंबेडकर जी को लगता है कि महात्मा गांधी जी अपने कॉज की वजह से उनकी अगर डेथ हुई तो अपने जो दलित की जो डिमांड्स है वो कभी पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए जो अंबेडकर जी वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी के जो डिमांड्स है वो सुनते हैं और एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, जो साइन होता है 1932 में, ठीक है। अभी ये जो पूना पैक्ट है ये दो लोगों के बीच में, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। गांधी जी बिलीव दैट दिस वुड डिसइंटीग्रेट, महात्मा गांधी को क्या लगा जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो इंडिया को और ज्यादा डिसइंटीग्रेट कर देगा, इंडिया के और टुकड़े हो जाएंगे। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी पोजीशन एंड रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, ठीक है। ये पुराना न्यूज़पेपर है, इसमें आया था आई एम ग्रेटफुल टू महात्मा, मतलब अंबेडकर जी बोल रहे कि आई एम ग्रेटफुल टू महात्मा गांधी जी, ही केम टू माय रेस्क्यू, ठीक है। और पूना पैक्ट साइन होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पूना पैक्ट क्या होता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। अभी पूना पैक्ट पहले दलित लोगों की डिमांड्स थी, उनको चाहिए थे सेपरेट इलेक्टोरेट, 70 सीट्स चाहिए थी। कितने सीट्स चाहिए थी, 70 सीट्स चाहिए थी। पर यहाँ पे महात्मा गांधी जी कितने सीट्स देने वाले, उनको 147 सीट्स दे रहे, ठीक है। 147 रिजर्व सीट्स रख रहे किसको, डिप्रेस क्लासेस को, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेजिस्लेटिव एसोसिएशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी डिमांड्स पूरी हो रही है, तो यहाँ पे ये साइन हो जाता है पूना पैक्ट। अभी इसके बाद मुस्लिम लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है, जो मुस्लिम लोग हैं इंडिया में ये लोग कैसा पार्टिसिपेट करते हैं। मुस्लिम्स फेल एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लोग होते हैं वो हिंदू होते हैं, बस हिंदू नहीं सनातनी हिंदू होते, मतलब कट्टर हिंदू होते, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम लोगों को लगता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो हिंदू लोगों की पार्टी है, यहाँ पे मुस्लिम लोगों का जो इश्यूज है वो सुने नहीं जाएंगे, ये मुस्लिम लोगों की साइड नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजियस पार्टी, हिंदू लोगों की पार्टी समझी जाती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सन, तो इसकी वजह से क्या होने लग गया, जितने हिंदूज है मुस्लिम से ये दोनों में रिलेशन खराब होने लग गए और दोनों में कम्युनल क्लैशेस होने लगे, राइट्स दंगे होने लगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देयर वाज अ एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट, मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हो रहा था, हिंदूज को मुस्लिम्स पे भरोसा नहीं था, मुस्लिम्स को हिंदूज पे भरोसा नहीं था और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एक दूसरे के वो दुश्मन बनने लग गए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू रिनेगोशिएट एन अलायंस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने बहुत सारे एफर्ट्स किए कि हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट किया जाए। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, पर उन्होंने बोला कि मैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है ये छोड़ दूंगा अगर मुस्लिम्स कम्युनिटी को, अगर इंडिया में मुस्लिम लोगों को रिजर्व सीट्स दिए जाएंगे सेंट्रल असेंबली में एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन डोमिनेटेड प्रोविंसेस, मतलब जो भी प्रोविंसेस में मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे उनको इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और रिजर्व सीट्स होनी चाहिए मुस्लिम लोगों को। पर यहाँ पे पहली रिजर्व सीट्स अपन ने दलित लोगों को दी है और अभी जो बचे कुछ सीट्स है उसमें बाकी लोगों को पार्टिसिपेशन मिलेगा, तो ये सीट्स देना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे जो MR जयकर जो है वो हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्होंने इनकी जो डिमांड थी वो रिजेक्ट कर दी और ये हिंदू महासभा के मेंबर थे, उसकी वजह से इनका क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम्स में और क्लैशेस बढ़ गए। एज द रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सन ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन। अभी इसके बाद क्या होने लग गया, हिंदू मुस्लिम्स में और जो उनके जो संबंध थे, उनके जो पोजीशन थे, उनके जो रिलेशंस थे वो और खराब होने लग गए और वो उसमें दंगे में कन्वर्ट होने लगे, राइट्स में कन्वर्ट होने लग गए, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सोशल नॉर्म्स एंड इकोनॉमी इन मेनी वेज। अभी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए बना था, पर इसकी वजह से क्या हो रहे थे, जो लोग थे और डिवाइड होते जा रहे थे, लोगों में डिफरेंसेस आने लग गए थे और इकोनॉमी जो थी वो और कोलैप्स हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप, मतलब इंडियंस में जो नेशनलिज्म की भावना है वो लोगों में कैसे बढ़ी, लोगों में पैट्रियोटिक भावना कैसे डेवलप हुई और क्या क्या एक्टिविटीज किए गए लोगों में यूनिटी बढ़ाने के लिए, लोगों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप करने के लिए। लास्ट चैप्टर में नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने पढ़ा था कि एलेगोरी का कंसेप्ट,
एलेगरी मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशंस, मतलब उन्होंने क्या किया था, जर्मेनिया, ठीक है, मरियाना जैसे उसकी जो स्टैचूज होते थे उन्होंने बनाए उनके कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों में और पेट्रियोटिक फीलिंग जो है वो डेवलप करने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने के लिए। अभी इंडिया में भी क्या हो रहा है, लोगों में यूनिटी बढ़ाना है, लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाना है, एक यूनिटी डेवलप करना है। तो उसके लिए जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है वो भी क्या करेंगे, अभी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वो भी कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे लोगों में क्या होनी चाहिए, यूनिटी डेवलप होनी चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, जो यूनाइटेड स्ट्रगल के जो एक्सपीरियंस है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो एक्सपीरियंस है, सिविल डिसोबीडियंस के महात्मा गांधी जी की जो स्ट्रगल्स है वो लोगों को स्टोरी के फॉर्म में सुना रहे, जिससे क्या हो जाते हैं, लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि महात्मा गांधी जी भी फाइट कर रहे हैं तो अपन ने भी फाइट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फोक सॉन्ग्स भी लिखे गए, बहुत सारे पोएम्स लिखे गए, गाने लिखे गए, जिससे क्या हो जाता है, लोग और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हिस्ट्री और फिक्शन भी लिखा गया। हिस्ट्री मतलब इंडिया की हिस्ट्री क्या थी, इंडियंस ने कैसे, अभी महात्मा गांधी जी की जो स्टोरीज थे उन्होंने उनको कैसे फाइट किया, ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को कैसे डिफाई किया, ब्रिटिशर्स को कैसे महात्मा गांधी ने भगाया, और अलग अलग सिंबल्स और प्रिंट्स भी बनाए जाते थे, ठीक है। अभी इसमें क्या आता है, इसमें पहला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया इमेज ऑफ भारत माता, इमेज ऑफ भारत माता बनाया, और उन्होंने एक गाना भी बनाया जिसका नाम है वंदे मातरम, आज इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। इनकी जो एक नॉवल है आनंद मठ, यहाँ पे ये नॉवल दी हुई है, इनके जो नॉवल में इन्होंने ये सॉन्ग लिखा है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम सॉन्ग एक बाद में इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक सॉन्ग बन गया और इंडियंस में एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप करने वाला सॉन्ग हो गया, ठीक है। अभी ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, हर मूवमेंट में ये गाना गाया जाने लगा, हर जगह पे गाना बोलने जाने लगा, जिससे लोगों में और ज्यादा यूनिटी आ जाती। अभी नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी पेंटिंग बनाई, एक फेमस पेंटिंग बनाई भारत माता की, जिसमें भारत माता को एक एस्थेटिक फिगर दिखाया गया है जो एक बहुत ज्यादा काम है, पीसफुल है और कंपोज्ड है, ठीक है। उसको एक स्पिरिचुअल पर्सोनिफाई किया गया है कि एक स्पिरिचुअल वुमेन है और एक भारत माता का एक अच्छा पिक्चर उन्होंने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद भारत माता के बहुत सारे अलग अलग इमेजेस भी बनने लग गए। और इसके बाद जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, बहुत सारे बैलेड्स मतलब लॉन्ग पोएम्स, ठीक है। बैलेड्स मतलब होता है लॉन्ग पोएम्स, इन्होंने बहुत सारे लॉन्ग पोएम्स लिखे, पैट्रियोटिक पोएम्स लिखे, राइम्स लिखे और मिथ्स भी लिखे, ठीक है। अभी इसकी वजह से क्या होने लग गया, लोग मोटिवेट होने लग गए, लोगों को पता चलने लग गया कि जो पैट्रियोटिक भावना है, अपने इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए, या अपना जो देश है उसके लिए अपने कुछ सैक्रिफाइसेस करनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें साउथ इंडिया में एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है नतेशा शास्त्री। इन्होंने क्या पब्लिश किया, एक 4 वॉल्यूम ऑफ बुक तमिल फोल्क लोर टेल्स पब्लिश किया है, जो बुक का नाम है फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। यहाँ पे ये बुक दिया है, ये फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। इनको 18 लैंग्वेजेस आती थी, 18 लैंग्वेजेस में बात करना आता था, ठीक है। एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये बुक उन्होंने बनाई है 4 वॉल्यूम की बुक, जिसमें मैनिफेस्टेशन दिया है कि जो इंडिया का जो रियल थॉट्स है, इंडिया के कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इंडिया के जो मूवमेंट थे, इंडिया के जितने भी सत्याग्रह होते थे उसमें फ्लैग्स यूज होते थे, ठीक है। तो इंडिया का जो पहला फ्लैग था, या इंडिया जो सत्याग्रह में इंडियंस ने जो पहला फ्लैग यूज किया था, इसको ये स्वदेशी मूवमेंट में पहला फ्लैग यूज किया है, ये जो है दिखाया गया है, ये पहला फ्लैग है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्राई कलर फ्लैग है, ट्राई कलर फ्लैग में कौन से कलर यूज किए, रेड, ग्रीन और येलो कलर यूज किए, ठीक है। अभी इसमें ये फ्लैग में 8 लोटसेस भी दिखाए गए। 8 लोटसेस क्यों दिखाए, क्योंकि इंडिया में वो टाइम पे 8 प्रोविंसेस हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स की 8 प्रोविंसेस होती थी, उसको इंडिकेट करने के लिए 8 लोटसेस दिखाए, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग 8 लोटसेस प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द क्रिसेंट मून, ठीक है। अभी ये जो क्रिसेंट मून है, ये भी लोटस की है, ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, हिंदूज और मुस्लिम्स को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, हिंदूज और मुस्लिम्स को। अभी कुछ हिस्ट्री के बुक्स में ये भी दिया है कि सन भी हुआ करता था, सन जो है वो हिंदूज को डिपिक्ट करता था, पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि जो ये फ्लैग में जो क्रिसेंट मून है वो दोनों को इंडिकेट करता है। अब ये जो दूसरा फ्लैग था, ये महात्मा गांधी जी ने खुद बनाया था, ये फ्लैग का नाम है स्वराज फ्लैग, ये 1921 में महात्मा गांधी जी ने खुद बनाया था। ये ट्राई कलर फ्लैग है जो रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर में है, ठीक है। और इसके बीच में तुम देख सकते हो एक स्पिनिंग व्हील है, चरखा, जो महात्मा गांधी जी यूज करते थे, ठीक है। अभी ये जो चरखा होता था, ये किस चीज को इंडिकेट करने के लिए बनाया जाता था, इंडियन टेक्सटाइल बिजनेसेस को, क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल बिजनेस था पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा इंडियन टेक्सटाइल का इन्फ्लुएंस था, और वो ब्रिटिशर्स की वजह से खराब हुआ था, इसलिए ये जो सिंबल है अपन उसमें महात्मा गांधी जी ने यूज किया है, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है तुम्हारा री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में आने के बाद उनको बहुत नई नई चीजें देखने को मिली कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं,
इंडिया में कास्टिज्म है, इंडिया में अलग अलग राजा है, अलग अलग एरियाज में वो ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग राजा के अलग अलग कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग है। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए तो उनको 100 साल लग गए इंडिया में क्या चल रहा है वो समझने के लिए, ठीक है। तो अभी इंडिया को उनको लूटना था, तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, इंडिया का स्टडी करना चालू कर दिया कि इंडिया में कि कास्टिज्म है वो कैसे चल रहा है, कितने कास्ट है, रिलीजन्स है, उनकी मान्यताएं क्या है, उनके कस्टम्स क्या है, उनके सॉन्ग्स क्या है, उनका ट्रेडिशन कैसे चलता है, ठीक है। अभी ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस की हिस्ट्री भी लिखना चालू कर दिया, ठीक है। अभी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन्होंने इंडियंस की हिस्ट्री भी लिखना चालू कर दिया, वो भी उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था कि जो इंडिया है ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, इंडिया का जो कल्चर है ये बैकवर्ड है, इंडिया में बहुत सारे सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सती प्रथा है, कास्ट सिस्टम है। तो ऐसे इंडिया का जो बैकग्राउंड है, इंडिया का जो बैकवर्ड जो नेचर है, उसको ठीक करने के लिए, इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाने के लिए हम इंडिया में आए हैं और इंडिया को कॉलोनी बनाया है, ठीक है। अभी ये जब हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने लिखी, इंडिया की पूरी जो नेगेटिव हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने लिखी, तो अभी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को ये पता चल गया कि जो हिस्ट्री लिखी गई है ये ब्रिटिशर्स ने लिखी है, उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। तो अभी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने उनकी खुद की हिस्ट्री, इंडियंस की अभी हिस्ट्री लिखना चालू कर दिया, जिसमें इंडिया के रिच कल्चर के बारे में बताना चालू कर दिया कि इंडिया जो था वो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, इंडिया एज अ रिच कल्चर और सबसे पुराना कल्चर इंडिया का है, और वो जो कल्चर है इंडिया जो लोग हैं उन्होंने उसमें प्राइड लेना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि आप इंडियन हैं और इंडिया का एक सबसे पुराने कल्चर के एक आप पार्ट हो, ठीक है। तो इसमें लोगों को क्या होने लग गया, जब हिस्ट्री लोगों को सुनाई गई कि इंडिया की हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री तो ये है, तो लोग अपनी हिस्ट्री को सुन के प्राउड फील करने लग गए और उनको लगने लग गया कि नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स है ये अपने को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, अपना नेगेटिव इमेज वर्ल्ड के सामने क्रिएट कर रहे हैं, और जो इंडियंस है इनका जो रिच कल्चर है वो आगे बढ़ना चाहिए और उसमें तुमने प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा चैप्टर खत्म किया मैंने इन डिटेल। कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।